अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फाइनली जनाब, बड़ी दुआओं के बाद, बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद मौसम ने थोड़ी सी अंगड़ाई ली है, मौसम चेंज हुआ है और अब हमारे स्टूडियो के अलावा बाहर भी हल्की हल्की जो है ना वो ठंडक का एहसास हमें सुबह के टाइम मगर होने लग गया है। मुल्क में हम देख रहे हैं कि कहीं पे मौसम जो है वो काफ़ी सर्द है। मुझे तो बचपन में याद है कि मैं नवंबर में अच्छी ज़बरदस्त स्वेटर्स वाली जो है ना वो सर्दी आ जाती थी, लेकिन इस बार समहाउ वैसी सर्दी नहीं आई। और मेरा ताल्लुक तो क्योंकि आपको पता है कि लाहौर से था, लाहौर में बड़ा एंजॉय करते जब अच्छी सर्दी होती है, लेकिन अभी लाहौर में आ गई स्मॉग और स्मॉग से लोग बड़े परेशान हैं, लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है, बच्चे स्पेसिफिकली बड़े इफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, ये जो मौसम हमेशा जब भी चेंज होता है ना तो अपने साथ बड़ी चीज़ें लेकर आता है। आप देखें जी, ये वैसे भी क्योंकि सर्दी का मौसम अभी आने वाला है तो बालों पे बड़ा इफेक्ट हो रहा है, स्किन पे बड़ा इफेक्ट हो रहा है, लोगों के गले ख़राब हो रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है। वो कहते हैं जब तक खुल के बारिश नहीं हो जाएगी ना तो जितनी भी वायरल बीमारियां जो हैं ये ख़त्म होने का नाम बिल्कुल भी नहीं लेंगी। ये तो होगी जनाब एक बात। अच्छा, मैं खुद ऑब्जर्व कर रही थी और आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं पिछले दिनों इतनी परेशान थी, इनफैक्ट अभी भी परेशान हूँ कि एवरी टाइम आई टेक शावर मेरे बाल इतने गिरते हैं, इतने गिरते हैं। और मतलब ये मैंने ज़िंदगी में कभी एक्सटेंशन नहीं लगाई, तो जो आपको नज़र आ रहा है ना ये मेरे बाल हैं। तो मैं परेशान होगी कि अल्लाह मियाँ पता नहीं, मैं डॉक्टर को जाके चेक करवाती हूँ। जनाब, मैंने 2-3 दोस्तों से भी डिस्कस कर लिया, वो सब मुझसे ये कह रही हैं कि भाई हमारे भी बाल बहुत गिर रहे हैं। तो इतना तो मुझे आइडिया हो गया कि ये जो बालों के गिरने का जो ताल्लुक है ना ये इस बदलते हुए मौसम के साथ है। बड़ी एलर्जीज़ लोगों को हो रही हैं, बच्चों को भी एलर्जीज़ हो रही हैं, बड़ों को भी एलर्जीज़ हो रही हैं। तो भाई इसका जो सोल्यूशन है ना वो मैं अपने शो में आपको दूँगी। और बात ये है कि भाई मौसम चाहे बदले, सर्दी का हो, गर्मी का हो, खिज़ा का हो, बहार का हो, बस जो नहीं बदलने चाहिए ना वो है जनाब आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग। जी जनाब, तो ख्याल कैसे करना है ये मैं नहीं बताऊंगी, बल्कि हमारे बड़े माहिर पैनलिस्ट है वो हमें बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर उम्मे राहील। अस्सलाम वालेकुम उम्मे, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, करम अल्लाह का। और हमारे साथ आज मेरे पैनल में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के बड़ा नाम है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर गोपी चंद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। मैं आपको अपने शो में खुश आमदीद कहूँगी। हमारे साथ एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर साइमा यासिर साहिबा जी वो भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम साइमा, शो में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। और जनाब क्योंकि खुराक का भी बड़ा आपको पता है कि इसमें दारोमदार होता है, तो हमारे साथ हिना अनीस भी है। आज हिना, डॉक्टर हिना अनीस हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हिना अनीस है, ये डॉक्टर अब हो गई अभी आप? बिल्कुल हो गई डॉक्टर आप? जी। आपने पीएचडी कर ली है? नेक्स्ट ईयर यानी 2025 में आई विल बी द पीएचडी डॉक्टर। अच्छा, अभी यानी कि अभी आप नहीं, तो टू भी हम कह सकते हैं। टू बी पीएचडी न्यूट्रिशनिस्ट। हाँ, टू भी, हाँ हम ये कह देंगे। तो हिना, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी होती है भाई, हम जब टेलीविजन स्क्रीन पे बैठे होते हैं तो किसी के साथ भी कोई डेजिग्नेशन अटैच करने से पहले वाकई हमें हमें देखना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स जो हम बात कर रहे थे लोग उस पर यकीन कर रहे होते हैं। तो हिना हमारे साथ मौजूद है और ऑफ कोर्स आपको पता है कि जो हम खा रहे होते हैं उसका बड़ा दारोमदार है, और हम बड़े ड्राई फ्रूट्स खा रहे होते हैं तो उसकी वजह से भी सारी चीज़ें हमारी स्किन पे आती हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से बदलते हुए मौसम के हवाले से पूछूं, मुझे ये बताएं, मौसम तो बदलते रहते हैं, इनका काम है बदलना? बिल्कुल ऐसे लोग भी आपकी ज़िंदगी में से बदले? लोग भी बदलते हैं, लोगों के मिजाज बदलते हैं, लोगों के दिल बदलते हैं, लोगों के रवैये बदलते हैं। वो नहीं बदलने चाहिए। हाँ, ये नहीं बदलना चाहिए, मौसम के साथ नहीं बदलना चाहिए। बस हाँ, इंसान एक सा, दिल एक सा होना चाहिए। सही है। आप बताएं। ऐसा तो है, हमने लोगों के रवैये बदलते हुए देखे, लोगों के आपसे मिलने का तरीका, हमने बैक बाइटिंग बहुत देखी है हमारे यहाँ पे, और सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में नहीं है, हर जगह ये चीज मौजूद है। हाँ। दो चेहरे, यानी एक इंसान की दोहरी शक्लें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब आप बताएं, आपने ऐसे लोगों को बदलते हुए देखा है? कि मेरी तो सारी जिंदगी ऐसे लोगों के साथ गुजरी है। तो वो जो भी है जो है ना, हम कोशिश करते हैं कि न बदलें, हर एक के साथ जो है ना वही करें जो उसके फायदे के लिए। मगर जो है ना लोग हमारे साथ वो करते हैं जो अपना फायदा लेके गायब होने वाले हैं। और वैसे आप लोग तो माशाल्लाह से, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग अपने क्लिनिक्स वगैरह चलाते हैं, तो आप लोग तो वाकई मौसमी आपके दोस्त ज्यादा होते होंगे, जैसे जब कोई परेशान होता होगा उस टाइम ज्यादा दोस्त बन जाते होंगे। ऐसा ही है। आपने अपनी जिंदगी में लोगों को ऐसे बदलते हुए देखा? वैसे ये तो बहुत कॉमन फैक्टर है आजकल, तो मौसम से ज्यादा वाकई लोग ही बदल रहे होते हैं। बल्कि मौसम फिर जरा थोड़ा लिहाज वाला है, थोड़ा टाइम लगता है बदलने में, लोग तो हाँ एट द स्पॉट चेंज हो रहे होते हैं। हाँ, मतलब 3-4 महीने, क्या 3-4 दिन में शायद मैं आपको ज़्यादा बता रही, लोग इतनी जल्दी बदलते हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये उम्मे, सबसे पहले तो ये मैं अभी बालों की बात भी कर रही थी
कि इतने बाल गिर रहे हैं, और मैंने जब 3-4 अपने दोस्तों से बात की क्या मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, मैं डॉक्टर को चेक करवाऊँ, तो उन्होंने कहा भाई हमारे भी गिर रहे हैं, तो खास बीमारी नहीं की, ये मौसम की वजह से भी है। क्या वाकई मौसम ऐसा है कि हमारे बाल गिरेंगे? देखिए मौसम जहर से तो मौसम के साथ बाल गिरता है, एक तो पूरा फेज आता है इसमें बाल गिर रहा होता है, बट जब मौसम चेंज होता है, ड्राइनेस बढ़ती है, हम गर्म पानी का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, ठीक है, उसकी वजह से मजा आता है ना, देखिए मजा भी तो आता है ना, तो उसमें मजे में तो ही बाल गिरते हैं तो उसकी वजह से डैंड्रफ बढ़ना शुरू हो जाती है, वो बाल गिरना शुरू हो जाता है। फिर ये कि फिर हमारी ऑयलिंग भी कम हो जाती है, और उसका उस तरह से ख्याल नहीं रखते हैं। तो बदलते मौसम के साथ हर चीज़ को बदलना चाहिए। आपकी रूटीन जो है, आपका पूरा जो स्किन केयर रूटीन, हेयर केयर रूटीन, उसको चेंज होना चाहिए, और अपने विटामिन्स का या अपने जो खाने का उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सही। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, मैं हमेशा से ये चीज़ नोट की है कि गर्मियों में जैसे अगर आपके हाथ का कॉम्प्लेक्शन बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ होती हैं हाथ पाँव का रंग भी जो है वो एकदम से ग्रे होने लग, मगर डार्क भी नहीं, ग्रे होने से लग जाते हैं। ये क्यों है वैसे? ये खुश्की होती है ना, इसको तो खुश्की कहते हैं। आपका पानी का इंटेक कम हो जाता है, फ्लूइड कम हो जाता है, फ्लूइड कम होता है तो जो है ना ये होता है। उसको फ्लूइड को रिटेन करने के लिए हम लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और ये जो हम इतनी कॉफ़ी पीते हैं, ये सामा किस तरह से हमें, हाँ ये Obviously, देखिए आमतौर पे सर्दियों की ज़्यादातर ग़िज़ाएँ ऐसी हैं अल्लाह ताला ने रखी हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मॉइस्चर को मेंटेन करती हैं। अगर आप टिपिकली सीजनल चीज़ें खाएं, जैसे सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, तो ये मॉइस्चर को लॉक कर रहा होता है, क्योंकि मौसम में चेंजेस आ रहे होते हैं, ड्राइनेस ओवरऑल वेदर में होती है, स्किन का बैरियर डैमेज होता है जिसकी वजह से एलर्जेंस अंदर जाते हैं और स्किन में ड्राइनेस के इश्यूज आते हैं। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो हमारी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं जो स्किन में मॉइस्चर को लॉक करते हैं, उनकी कमी की वजह से भी ड्राइनेस के इश्यूज वो क्या होते हैं बताएं? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्किन के अंदर हमारे मॉइस्चर को लॉक करती है, जैसे हाइलुरोनिक एसिड नेचुरली हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है, कोलेजन का प्रेजेंट होना स्किन में मॉइस्चर को लॉक कर रहा होता है। अब अगर ये चीज़ें स्किन के अंदर किसी वजह से डेफिशिएंट हो रही हैं या कमी आ रही है इसकी, तो आपकी स्किन का बैरियर डैमेज होने लगेगा, ड्राइनेस आएगी। ड्राइनेस मतलब कोलेजन जो है वो उसका इंटेक हमें बढ़ा देना चाहिए सर्दियों में, अगर आप नहीं करते तो। हाँ बिल्कुल, दैट्स वाई आपने नोट किया होगा हमेशा पुराने ज़माने में भी मदर्स बहुत फोकस करती थी इस बात पे कि सूप का इस्तेमाल किया जाए, ब्रॉथ का इस्तेमाल किया जाए, यखनी का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये चीज़ें आपके अंदर नेचुरली कोलेजन को वो बढ़ाती भी है। अच्छा, मैंने डाइट में भी स्पेशली थी ना ये देखा है कि जब आप डाइट कर रहे थे ना, तो वो डॉक्टर्स आपको स्पेसिफिकली जरूर कहते हैं कि आप यखनी का इस्तेमाल बिल्कुल जरूर करें। वैसे वो क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोलेजन आता कहाँ से है। सबसे ज्यादा मौजूद कोलेजन है हमारी बोन ब्रॉथ की, जो बोन्स होती है ना, जो पाए की नलियां होती हैं, उसकी हड्डी की ये जो हड्डी है ना, वो कोलेजन है। जो कोलेजन पाउडर बनता कहाँ से, उसी हड्डी को मशीनों में ड्राई करते हैं, पाउडर की शक्ल में लाते हैं और हम तक उसमें फ्लेवर्स ऐड करके पहुंचा देते हैं, जो हम ग्लास में डिजोल्व करके पी लेते हैं। लेकिन एक्चुअल अगर हम बकरे की पायों का सूप पिएं और इस मौसम में उसमें अदरक डालें, उसमें प्याज डालें, उसमें लहसुन डालें, तो मैं कहती थोड़ा सा नान भी डाल दें। लग रहा है। नान खाना ना खाना तो आप पर है, लेकिन वो बोन ब्रॉथ इतना हैवी होता है, आप उसकी ऊपर लगा हुआ जो उसका गोश्त होता है ना, जिसको हम पाए का गोश्त कहते हैं, वो भी खाएं, उसके अंदर का बोन मैरो भी खाएं और उसके यखनी को तकरीबन 8 से 10 घंटे पकाएं, ताकि उसमें सारा न्यूट्रिएंट उस पानी में आ जाए। और वो दिन में 2 कप आप पिएंगे ना, आपको किसी और कोलेजन सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। विटामिन डी उसमें आ जाएगा। ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं, हल्का नमक रखें और ब्लड प्रेशर के पेशेंट उसमें कैल्टिक सॉल्ट डालें। कैल्टिक सॉल्ट समंदरी नमक होता है, वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट उसमें डाल सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, देखिए है ना, क्योंकि अब ना जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, कॉफी हमने बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर दी है। अभी तो मूंगफलियों का सीजन भी आएगा, सारे घर में रातों को टीवी देख के मूंगफली भी खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स भी जो है वो मंचिंग हमारी चलती रहती है। ये कितना हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को, हमारे और बालों को जो है वो इफेक्ट कर रहा है? अच्छा, ऐसा है कि हमेशा ड्राई फ्रूट सर्दियों में हमारी एक कल्चर बन चुका है कि रात को खाना है और कॉफ़ी के साथ खाना है। ये दोनों कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे अभी साइमा ने बताया ना, ड्राई फ्रूट्स में तो नेचुरल ऑयल्स हैं, लेकिन कॉफ़ी डिहाइड्रेटेड है। और कॉफ़ी और कैफीन वो मॉलिक्यूल्स हैं कि जो आपके प्रोटीन को, अमाइनो एसिड्स को, फैट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे। एक तरफ आप नेचुरल फैट्स ले रहे हैं, अमाइनो एसिड्स ले रहे हैं, फैटी एसिड्स ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप कॉफ़ी पी रहे हैं तो उसको ब्लॉक कर रही है, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन साथ ना लें, ठीक है। और ड्राई फ्रूट्स को अगर सोक करके सुबह के वक्त लेंगे, 1 कप ले लें मिक्स ड्राई फ्रूट, रात के भीगे हुए, उनकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी।
जितने बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है? देखें, वो न्यूट्रिएंट जो हम खा रहे हैं वो बॉडी के हर ऑर्गन में सही से जाके पहुंच जाना, उस न्यूट्रिएंट को खुल के मिल जाना। दालें क्यों भिगोई जाती हैं? ताकि उनका जो ब्लोटिंग उसमें कम हो जाए और बायो अवेलेबिलिटी यानी उसमें मौजूद प्रोटीन ऊपर आ जाए, बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। सही। अच्छा, ऐसी ना बातें जो है वो बहुत मतलब मजीद पढ़ी लिखी बातें हमारी डॉक्टर बतूल बहुत करती है, सामने से खड़ी मुझे देख रही है, तो मैं चाहूंगी कि डॉक्टर बतूल ने चीज़ों को खोल खोल के बताती है। तो डॉक्टर बतूल आ जाइए, आप भी जनाब हमारे साथ यहाँ पे विराजमान हो जाएं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक बिल्कुल हैं? सही है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात ऐड करना चाहूँगी जी जी। कि बहुत अच्छी बात है कि आप सुबह में सारे ड्राई फ्रूट भिगोकर मिट्टी के प्याले में खाइए, बट द थिंग इज दैट कि रात अच्छा, में मिट्टी के प्याले में? मिट्टी के प्याले में हाँ। शीशे का भी ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी के प्याले में ज़्यादा तासीर और होती है उसकी। हाँ रात में मंचिंग का दिल चाहता है, बिल्कुल है ना, और सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही चाहता है। कॉफ़ी आई एग्रीड कि नहीं पीजिए, लेकिन अगर रात में आप खाने के बाद वॉलनट्स और पिस्ता खाते हैं तो आपके पीनियल ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ती है। ओके, ठीक है, जब वो पीनियल ग्लैंड, क्योंकि उनमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ओमेगा फैटी एसिड्स और दूसरी चीज़ें, वो जाकर पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करती हैं। पीनियल ग्लैंड क्या होता है? हमारा मैं पूछने लगी थी कि कौन है ये भाई साहब? दिमाग के पीछे इतना सा ग्लैंड होता है, अगर वो एक्टिवेट हो जाए वहाँ से मेलाटोनिन रिलीज होता है और वो आपको खुशी देता है। खुशी देता है। और इतनी खुशी जब आप हासिल कर लेते हैं तो आपका ब्रेन जो है वो एक गामा स्टेट में चला जाता है, यानी बहुत खुशी के स्टेट में। उस खुशी के स्टेट में नहीं, जो भी आप तसव्वुर करते हैं, जो भी आप चीज दिमाग में सोचकर सोते हैं, वो होकर रहती है। एक्चुअली वालनट जो है ना, ये एंटीऑक्सीडेंट होता यस, है। एंटीऑक्सीडेंट है, ओमेगा की क्वांटिटी बहुत एक्चुअली अच्छी द है। मेन सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट बालों के लिए तो स्पेशली ये अच्छा एक होता है। टेक्निक आप डिसल्वा टेक्निक आप बता रही हैं, ये मेगा। आई डोंट नो अबाउट द टेक्निक, लेकिन जितना मैंने न्यूरो साइंसेज में पढ़ा हुआ है, तो द थिंग इज दैट कि आप पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कीजिए, अच्छे वॉलनट्स और सिर्फ वॉलनट और लेकिन पिस्ता। वॉलनट्स से देखिए कोलेस्ट्रॉल भी तो बहुत है, जब वॉलनट्स खाते हैं ये तो आपके कोलेस्ट्रॉल उसमें होता है, चिलगोजा। एंड वैसे भी आप कोई भी ड्राई फ्रूट Walnuts में कंज्यूम सिर्फ कर रहे हैं, ओमेगास उसकी क्वांटिटी बहुत मैटर करती तो है। क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 2 हैंडफुल, hand- जस्ट अ हैंडफुल। हैंडफुल, जो भी आपका हैंड है, हैंडफुल बस 5 से 6। मेरे तो उसमें आएंगी नहीं थी। नहीं नहीं, छह में आ अगर जाएंगे। बाग में 10 बंद से करूं 6 आ जाएंगे। तो हाँ 2 5 से 6 आएंगे। अपने हाथ के हिसाब से खाने, दूसरे के हाथ दूसरे के हाथ जाएंगे। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर जी है नवाब शाह से इकरा। अस्सलाम वालेकुम इकरा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है इकरा? जी, हमारे मेरा ये सवाल है कि मेरे बच्चों को ना ऊनी कपड़े पहनने से ना उनके दिल पे ड्राइनेस बहुत हो जाते हैं, रेडिश हो जाते हैं, हल्के हल्के दाने निकल जाते हैं। अच्छा ठीक है। तो वो किस तरीके से खत्म हो? मैंने काफी डॉक्टर से बच्चों के इलाज करवाए, मेरे दोनों बच्चों को ही बीमारी है, उनके इलाज जैसे होता है और वो दोबारा हो जाता है। अच्छा, एक्चुअली ये एलर्जी है। आपके ये जो बच्चों की है एज ना, क्या है? एलर्जी है। एक मेरा बेटा 3 साल का है और एक बेटी मेरी पूरी 1 साल की है। 1 साल की। अल्लाह एलर्जी है। छोटी सी इसको जो है ना गर्म कपड़े और ऊनी कपड़े से बचाना होता है। कॉटन के कपड़े होने चाहिए ताकि जो है ना उसकी एलर्जी इसको तंग न करे। पर डॉक्टर गोपीचंद सर्दियों में क्या करें? मैं कॉटन ये करूंगी, जैसे आप इनर है ना, आपका बेसिक जो लाइनर है उसको आप कॉटन का इस्तेमाल करें और उसके ऊपर बेशक आप वुलन का इस्तेमाल कर लें, वो मसला नहीं, क्योंकि वूल में पॉलिस्टर होता है एंड पॉलिस्टर के फाइबर जब स्किन के साथ अटैच होते हैं तो वो इरिटेट करते हैं और एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करते हैं। उसमें ड्राइनेस भी होती है, स्किन की ड्राइनेस भी होती है, तो इसीलिए जो है जो ऊनी कपड़ा और रेशमी कपड़ा उसको तंग करेगा। अंदर से जो है ना कॉटन दे दे बच्चों को, वो जो है ना कंबल से परहेज करके, अगर जैसे क्विल्ट आती है जी जी जी, वो उसको टच न करे कोई जो है ना। मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, हमने तो बच्चों में देखा था कि जब से मौसम चेंज होता था ना तो बड़े बड़े बक्से खुलते थे और उसके बाद वो तमाम क्विल्ट्स को, कंबलों को, लिहाफों को, एक तो खैर कपड़ा भी चेंज होता था और फिर इनको धूप स्पेसिफिकली लगवाई जाती थी। ठीक है, अब मुझे बताएं कि अगर इनका ख्याल रखा जाए, ये पुराने कंबल इनको आप धोई ना, मतलब क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे जरासीम तो धूप से भी नहीं खत्म होते हैं, वो किस तरह हमारे माई स्किन के लिए खराब है? माइट्स वगैरह होंगे ना, उसमें जो है ना जो डिसइंफेक्टेंट करने के लिए जो है ना उसको धूप में रखा जाता है ताकि जो है ना जो उसके जरासीम में वो बर्न हो जाए
स्टरलाइज करने का एक तरीका है जो है ना, वो गाँव में जो है ना स्टरलाइज करने का तरीका है। गांव में तो धूप भी अच्छी पड़ जाती है ना, तो मजा भी आता है जी ज़रा जी जी। अच्छा, अगर आप ये मेथड नहीं कर रही हैं जैसे पहले ज़माने में होता था, तो सिर्फ स्किन नहीं खराब होगी, आपके लंग्स भी अफेक्ट होंगे। क्योंकि आप इनहेल कर रहे हैं, आप वही ओढ़ रहे हैं, एलर्जेंस इनहेल होंगे तो वो उसी में तकलीफ बढ़ेगी जो है ना। बच्चों में दो जो है ना, जो एलर्जी के बच्चे, दो सिम्टम्स है, एक पल्मोनरी मतलब लंग्स के, जी जी, एक स्किन के जो है। फिर उसमें उसका बॉडी का कलर चेंज होना, एक जो है ना, आप खूबसूरत बच्ची देखेंगी और एलर्जी वाले का ख्याल नहीं करेंगे, शी विल बी डार्क। तो इसीलिए उसको ख्याल करना बचपन में ज्यादा ख्याल करना होता है। सही। अच्छा मुझे बताएं डॉक्टर, मैं आज मैं देख भी रही हूँ कि बहुत ज्यादा लोगों को गले की इन्फेक्शन हुई हुई है और लोग अल्लाह माफ करे खांस भी ऐसे रहते हैं रिक्शा स्टार्ट हो रहा हो। बहुत बुरा वाकई, लोगों की आवाज चेंज होगी है खांस से ना, मुझे लगता है कि उनमें आ गया है, अजीब सी खांसी हो जाती है। इसकी क्या रीजन है? लंग्स की बात की, पहली बात है कि सर्दी की सबको पता है सर्दी आनी है, मौसम चेंज हो रहा होता है, तो हम सर्दी के आने के बाद वक्त से क्यों खोल रहे हैं। आप उसको पहले से निकाल के जरूर वॉश करें, ये बहुत जरूरी है, थोड़ी सी मेहनत होगी लेकिन जरूर करें। ऐसे स्किन नहीं बल्कि आपके लंग्स भी डैमेज होते हैं, इफेक्ट होते हैं। आपने ये चीज़ें वॉश करनी है, धूप लगानी है, बहुत से लोग काफू डाल के रखते हैं, उसकी स्मेल भी होती है, वो भी आपको डिस्टर्ब करती है। अच्छा, खांसी जब मौसम चेंज होता है तो रेशा गिरता है, बलगम बनता है, खांसी होती है, कंजेशन शुरू हो जाती है। जैसे पंजाब साइड में स्मोक चल रहा है, लंग्स कितना डैमेज हो रहा है। सबसे पहली चीज़, आपने अदरक का कहवा कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अदरक, पुदीना, दालचीनी, ये तो आपको रूटीन होना चाहिए, ये तो हर चीज़ के लिए है। आपका चाहे स्टमक का मसला है, जबकि आपके लंग्स का इशू है, जबकि आपके आवाज़ का इशू है, सबको फायदा पहुंचाता है। बिफोर मील या आफ्टर मील? देखिए, ये आप कभी भी पी सकते हैं, सुबह पी लीजिए या रात को खाने के बाद पी ले, रात को सोते वक्त पी ले। अब जब मौसम शुरू हुआ है, खांसी शुरू हुई है, गला बंद हो रहा है, या जैसे आपने कहा कि रक्षा स्टार्ट हो रहा है, बहुत बुरी खांसी हो रही होती है, उसके लिए सिंपल सा ये है कि आपने शहद के अंदर थोड़ी सी काली मिर्च, आपने उसमें दालचीनी पाउडर और अदरक का रस, 4 चीज़ें मिला के रख लेनी है। और ये घर में आपका जार बना हुआ होना चाहिए। आपने सबको रूटीन में इसको देना है, सुबह और रात को आधा आधा चमचे। छोटे बच्चे थोड़ा कम चटा दें। तीसरी चीज़, मुलेठी बहुत अच्छी है इसके लिए। मुलेठी को आप मुंह में रख के चूस भी सकते हैं, नहीं तो उसका कहवा बना के भी पी सकते हैं। मुलेठी का कहवा, हाँ, या चाय में डाल के उसको पका लीजिए, आपका कहवा बन जाएगा। अच्छा, जब खांसी हो गई है, अब क्या करें? शलजम आया हुआ है, सर्दी में मौसम होता है शलजम का। शलजम को आपने अच्छी तरह से धो के बारीक बारीक टुकड़े करके आपने उसको पानी में डालना है और उसको पकने रख देना है। इतनी देर पकना है उसको कि वो गलना शुरू हो जाए। उसके थोड़ा सा शहद डाल दें और उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च और चुटकी भर जो है आपने दालचीनी डाली एक शलजम के अंदर। इतना पकाएंगे कि वो गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा, फिर उसको छान लेंगे, ये आपका कफ सिरप तैयार हो गया। ओके, ठीक है। ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। छोटे बच्चों को दे सकते हैं? छोटे बच्चों से लेके मतलब 100 साल के बच्चों को दे सकते हैं। सही। अच्छा मुझे बताएं, अभी ना हमारे कॉलर की जो पीसीआर में कॉल आई थी, तो उन्होंने खातून ने वही बताया, जैसे पहले खातून की कॉल थी, बता रही थी कि बच्चों को स्किन की इन्फेक्शन हो जाती है। उन्होंने कहा कि सर्दियों में ना उनकी बच्चों की स्किन पे बड़ी ड्राइनेस हो जाती है और उनके चेहरे का जो रंग भी है ये बदल जाता है। तो ये बच्चों को एलर्जी है, ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है उनके बच्चों को? ये एलर्जी है, ये एलर्जी है, ये भी एलर्जी है। उसका मैंने आपको बताया कि उसकी फ्लूइड इंटेक जो है ना वो सर्दी में वैसे ही कम हो जाती है, क्योंकि पसीना आता है गर्मियों में, तो आपकी जो है ना जरूरत बढ़ जाती है। बिल्कुल। वो सर्दियों में कम होती है। फिर ऊपर से जो है ना, ऊपर से आपने जो है ना ये वूलन कपड़े जो है ना डाल दिए जो उसको इरिटेट करेंगे, वो इरिटेट करने के स्क्रैच करेंगे, तो उसमें जो है ना अल्सर्स बन जाएंगे। फिर उसकी अलग से दवा है। तो इसलिए इसका इंटेक जो है, जैसे ये लोग बता रहे हैं कि डाइट बच्चों की कैसी होनी चाहिए, वैसे एक चीज़ मैं वायरस के बारे में आप लोगों को बता दूं कि वायरस जो है ना दवाइयों से नहीं मरता, उसकी आप प्रिवेंशन करती हैं। मगर कोई दवा दे दें कि वायरस की जो है ना ये दवाइयाँ अवेलेबल ज़रूर है, मगर उससे मिलकर नहीं। जैसे मीजल होता है, जी जी, माँ कहती है कि इसका जो है ना टेम्परेचर बढ़ने दो। उसका रीज़न क्या है? टेम्परेचर, वायरस मरता गर्मी में है। वायरस ब्लड में नहीं होता, सेल्स के बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, उसमें वायरस होता है। जब उससे बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो वायरस को मारता है। तो इसीलिए 103 तक तो जो है ना बच्चे को वो पेनाडॉल भी नहीं देते, जिसको मीजल्स होते हैं, मीजल का बुखार होता है।
तो वो उनसे मर जाता है जो है, वो जल्दी ठीक हो जाता है। आप जब भी जाएंगी तो वो कहेंगे सूप पी लो। सूप पीने का मकसद ये नहीं है कि सूप आप चिकन कॉर्न सूप पी लें, तो उसकी गर्मी की वजह से, ताकि कुछ भी न करे तो एक जो है ना ये इनहेलेशन, वाटर इनहेलेशन। हाँ, हम तो लेकिन अच्छा मुझे ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की, ये बड़ा ज़रूरी है भी बच्चों को एक सूप से देना चाहिए। लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने की वजह से बहुत कुछ चीज़ें हमारे सामने भी आ रही हैं, यानी कि स्किन के हवाले से, आपके बालों के हवाले से। और जब मौसम बदल जाता है जनाब, तो इतना अच्छा लगता है ना कि जब हलवा जात आते हैं, आप जब डिफरेंट बेकरीज में जाएं, गाजर का हलवा, पेठे का हलवा, अखरोट का हलवा, मतलब यू नेम इट, और उसका भी हम हलवा बना देते हैं। अल्लाह कलेजी का हलवा ना कभी सुनने को आ जाए। लेकिन बड़ी चीज़ों के जो है हलवे मौजूद हैं और वो मज़ा भी आता है भी सर्दियों में खाने का। लेकिन मसला सब ये है कि सर्दियों में जो सौगात होती हैं, डॉक्टर साहब उसको खा के वजन बढ़ जाता है। क्यों ऐसा? डॉक्टर साहब, गोविंद साहब, आप मुझे लगता है सही जवाब दे सकते हैं इसका। वजन नहीं बढ़ेगा तो फिर जो है ना कैसे होगा? मगर एक्चुअली वजन न बढ़ने का तरीका जो है ना, 4 चीजों का आप ख्याल कर लें, फिर आपके वजन नहीं बढ़ेगा। एक तो आप मीठा बंद कर दें। तो डॉक्टर साहब ने सीधा जान ही मांग ली ना। डॉक्टर साहब ने सबसे पहले का जान दे दे अपनी। दूसरी डॉक्टर हर एक का जो है ना, जैसे डोज होता है ना दवाई का, कि भाई इतनी दवाई तक आपको जो है ना हेल्दी रखेगी, उसके बाद लीथल हो जाएगी। अच्छा, तो वो जो है ना एक उसमें अपने 3 चम्मच हलवा खाएं, चौथी चम्मच खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। दूसरे को खिला दे। मैं कहती हूँ इतना ही खाती हूँ। कैलोरीज जो है ना, चल डॉक्टर मीठा छोड़ दे, दूसरा क्या छोड़ना डॉक्टर साहब? मीठे ना, ये कोक जो है ना, मतलब ड्रिंक, ये सारे सोडा सारे भी छोड़, ड्रिंक जो है ना वो सही नहीं है। ठीक है। तीसरा चावल भी छोड़, बस जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें आलू वगैरह भी आ जाते हैं, वो ये 3-4 चीजें हैं। और डॉक्टर साहब चौथी चीज क्या है? 3-4 चीजें मतलब आप घर में छोड़ दे। डॉक्टर साहब मैंने तो जीना ही छोड़ दिया चौथी चीज में आके। आपने चावल भी छुड़वा दिया, आपने मीठा छुड़वा दिया, आपने सोडा भी छुड़वा दिया। छोड़ना नहीं है, लिमिट में होना, लिमिट में रह के आपने इसको खाना है। जो डायबिटिक है, मतलब जो वजन है ना ज्यादा, अगर आपको जो है ना वजन कम करना है विदाउट मेडिकेशन, तो ये चीजें का आप कर ले। लोग तो अभी जो जो वो नहीं खाते, रोटी चपाती जो है ना, आटे की चपाती नहीं खाते, जैसे कान हो गया या जो है ना ये दूसरी चीजें हो गई, उसको ही रोटी खाते। अच्छा, ये वैसे मैं भी पूछूंगी क्योंकि हम सर्दियां हैं तो सर्दियों में खाया जाता है जनाब मकई की रोटी और सरसों का साग। तो मकई की रोटी जो है ना, इसका कितना फायदा होता है मैं हिना से पूछूंगी। लेकिन कॉलर हमारे साथ भी मौजूद है, सुमेरा। अस्सलाम वालेकुम जी, सरगोदा से। कैसी है? ठीक है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगे सुमेरा? जी, मेरी बेटी ना 6 साल की है और उसके इस कदर बाल गिर रहे हैं ना कि जैसे गंज नहीं हो जाता, इस तरह हो रहा है। ओके ओके, तो कोई इनसे पूछना चाहिए। उम्र तो बताओ। 6 साल। 6 साल के बाल गिर रहे हैं। जी जी। एक्चुअली कोशिश ये होनी चाहिए कि जो है ना दवाइयों के बगैर उसको जो है ना ऑयलिंग कर दे। बालों की ऑयलिंग अगर खुश्क होगा तो बाल टूट जाएंगे। जो ये भी देखने की जरूरत है कि बच्ची में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो नहीं है, वर्म इन्फेस्टेशन ना हो। और आमतौर पे पेट में कीड़ों की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है और उसी की वजह से हेयर फॉल। तो यानी कि डिवॉर्म करने की भी जरूरत है, एंड विटामिन डी, 2 चीजें। और मैं आपको सजेस्ट करना कह रही जैसे गंजपन की तरफ जा रही है। देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ऑयलिंग मस्ट है, ठीक है, ऑयलिंग मस्ट है। दूसरी आयरन डेफिशिएंसी आपने चेक करनी है, वर्म चेक करने हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे जो है ना, आजकल बच्चों को कुकीज़ दे दी हैं, पैकेट वाली चीज़ें दे दी हैं, उनकी डाइट अच्छी नहीं है। जब डाइट अच्छी नहीं है तो बाल गिरेगा ही गिरेगा। अगर बाल गिर रहा है, आपने ऑयलिंग प्रॉपर करनी है। सुमेरा हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, एक सेकंड में बता दूं। लोग क्या करते हैं कि जो है ना बस एक वक्त खाना खाते हैं, बाकी जो है ना वो मीठी चीजें ये वो जो है ना खाते रहते हैं। आयरन कम होगा, क्योंकि अगर आप 3 वक्त खाना नहीं खाएंगे तो आपका आयरन जो है ना डेफिनेटली कम हो जाएगा। आपकी जो है ना वो ग्रोथ नहीं हो जाएगी। डाइटिंग, मेन डाइटिंग जो सिर्फ डाइटिंग लोग करते हैं ना,
उसके बाल गिरेंगे, आंखों की जो है ना लेकिन वो डॉक्टर साहब मिलेगी। ये तो 6 साल की बच्ची ना, तो 6 साल की बच्ची जैसे देखें हम बचपन हमने भी बड़े वो जंक फूड खाए, लेकिन ऐसा नहीं होता था हम चले एक पैकेट के वो चिप्स खा लिए, बच्चे तो खा ही पैकेट की चीजें रहे हैं, फिर ये जैसे नगेट्स वगैरह खा रहे हैं, सारा प्रोसेस बच्चा फूड खा रहे हैं। उसका एक तरीका है, आप जो है ना आप इनको टेस्ट बता दें कौन कौन से टेस्ट करवा दें। IgE एलर्जी टेस्ट है। एलर्जी टेस्ट है, IgE करा दे। तीसरे जो है ना, जो 3 वक्त खाना नहीं, चिप्स खाते हैं, ये खाते हैं, तो उसको ना आयरन मिल रहा है, ना विटामिन से मिल रही है, ना एंटीऑक्सीडेंट मिल रहा है, वो सारी की सारी चीजें सिर्फ जो है ना टेस्टी मिल रही है, जिसके लिए उसको बेहतर है 3 वक्त खाना खा ले, जो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर दे, उसके बाद जो है ना जो उसका शौक है वो पूरा और साथ में वो कहते हैं स्टूल टेस्ट वाले जो डिवॉर्मर है ना, जी वो वो भी करवा लें। लें। सीरम कैल्शियम कराने की ज़रूरत है, विटामिन डी कराने की ज़रूरत है, एंड CBC कराने की ज़रूरत है, जिसमें हम HB का पूरा प्रोफाइल देखेंगे। ठीक है, ये तो प्रॉपर आपको अपनी बच्ची का टेस्ट कराना होगा। और कोई टोटके करने से पहले मैं फिर वो कहूँगी कि प्लीज उसका टेस्ट कराएं, डॉक्टर्स के पास जाएं, खुद कुछ मत कीजिएगा क्योंकि बच्ची आपकी छोटी लेकिन अगर है। एलोपेशिया की तरफ जा रहा है तो यकीनन देखना है कि उसको ऑटोइम्यून Autoimmune डिजीज तो नहीं है, disease उसका होगी टेस्ट कोई। कैसे Exactly, तभी मैंने कहा देखिए बाल गिरना एक अलग चीज है, हेयर थिनिंग एक अलग चीज है, लेकिन गंजपन अगर आ रहा है तो वो थोड़ा सा अलार्मिंग होता है कि आपने उसके प्रॉपर टेस्ट करवाने हैं, उसकी बहुत ज्यादा केयर करनी कि अगर एक दफा शुरू हो गया तो उसको फिर क्योर करना काफी डिफिकल्ट होता है। डाइट आपकी पूरी जरूरी बॉडी के है। बाल, अगर एलोपेशिया है तो वो पूरी इसकी बॉडी से बाल चले जाएंगे अगर उसको वक्त पे नहीं देखा गया। हाँ प्लीज़, तो आप ज़रा डॉक्टर के पास ना आपको जल्दी जो है वो जाना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि जो सिचुएशन थोड़ी हाथ से आपके बाहर निकल बिल्कुल, जाए। exactly। अच्छा मैं हिना मैं चाहूंगी क्योंकि अब जरा आप अपने जो बोर्ड है आपके साथ जरा उसके पास चल हाँ जाए, जी। और मैं जैसे मैंने डॉक्टर गोपीचंद से भी कहा, अब बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आती बिल्कुल हैं, ऐसे हलवा ही। जात आते हैं, फिर जो सूप है हम देखते हैं कि ठेलों पे लगना भी शुरू कर बिल्कुल। देते हैं, दिखने में तो बहुत मज़ेदार लग रहे होते हैं, टेस्ट भी बड़े मज़ेदार होते हैं, हमारी सेहत के लिए भी वैसे अच्छे होते हैं जो बाहर ठेलों से सूप ठेलों मिलते हैं वाले वैसे। नहीं होते, आप घर में बना लें तो वो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छे होंगे। देखिए ठेलों पर या किसी भी शॉप पर हम रिलाई कैसे कर सकते हैं, मुझे बताएं, हमें क्या पता कि उसमें कितनी चिकन या मटन या बीफ या फिश जिसका भी बनाए किस मिकदार वो में है। ठेले पे वो यखनी वाला नहीं, वो वक्त से नजर आता है, उसको तो एक महीने चूजा तक उल्टा नहला पुट्ठा रहे लटका होता है, कतरा कतरा निकाल और उसके बाद वही गर्म पानी लगा के वो उसी वो कुकर के वाला मुझे डाला तो जाता है। वो लगता है उस चिकन को पनिशमेंट दी जाती है और उसमें सिर्फ वो जो एडिटिव फ्लेवर्स और जो क्यूब्स और ये सब होती है, जिस चिकन में खुद जाननी उसने हमें क्या जान लेनी क्या है? देनी तो इसलिए आज भी बोर्ड के पास आकर बता दें क्या क्या चीजें खाना मस्ट है। देखिए मैं हमेशा मदिया एक बात करती हूँ कि फूड के नाम यानी खानों के नाम की जगह अगर हम इंग्रेडिएंट्स पे फोकस करें कि कौन से इंग्रेडिएंट्स कैसे ज़रूरी हैं और किस तरह हम उसको मिक्स एंड मैच करके खा सकते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं हेल्दी फैट्स पे, और जिसमें मैं देसी घी मेरी टॉप ऑफ द लिस्ट पर है पाकिस्तान के लिए। मैं अगर पाकिस्तान से बाहर बात करती हूँ तो एवोकाडो ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, सेसमी ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, लेकिन पाकिस्तान के लिए यहाँ पे इजीली अवेलेबल देसी घी है। उसका जो और वो एवोकाडो से कहीं ज्यादा अच्छा है और एक्स्ट्रा वर्जिन से भी कहीं ज्यादा अच्छा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप देसी घी का इस्तेमाल 2 से 3 टेबल स्पून हर इंडिविजुअल यानी हर इंसान दिन में कर सकता है इजीली। ये भी नहीं कह रही कि देसी घी की कढ़ाई भर दी और उसमें पूरियां तलने शुरू हो गई। वो घी कॉफी आपने सुना होगा, वो तो जो बॉलीवुड की सारी एक्ट्रेसेस हैं वो घी कॉफी, और ये जो बुलेट प्रूफ कॉफी है उसमें भी एग्जैक्टली ये था कि इसमें आप कोकोनट ऑयल डालते हैं, लेकिन वो ज्यादा कहते हैं कि अच्छा ही होगा, अच्छा है घी, ठीक है, देसी घी डाल दें, बिल्कुल। अच्छा है। अभी आपने कहा मकई की रोटी और सरसों का साग कैसा है, ठीक है। मकई की रोटी, मकई जो कि कॉर्न है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, बहुत अच्छा है। सरसों क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल है, रिच इन आयरन, रिच इन विटामिन B12, रिच इन फोलेट, यानी पूरे बी कॉम्प्लेक्सेस उसमें मौजूद हैं आयरन और कैल्शियम के साथ। अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ ये जो जितने भी ग्रीन डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल है ये कंप्लीट सोर्स ऑफ विटामिन B एंड आयरन है, ठीक है ना, जो कि साथ एक दूसरे को मदद होने एब्जॉर्ब होने में मदद देता है। अगर इसमें तड़का लगाते हैं हम घी का तो ये और ज्यादा इसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे शो में मैंने तो ये कंप्लीट फूड बन जाता है, सर्दी से आपके जिस्म को बचाएगा, आपकी हड्डियों को ताकत देगा, आपके बालों को ताकत देगा। मुझे सरसों का साग, लेकिन वो जो लाहौर का जो पंजाब से बनकर आता है। अब अगर सर्दियों में बात आ जाती है, एक मिसकॉन्सेप्शन है दही सर्दी है दही नहीं खानी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिन में खानी है, रात में नहीं खानी है दही। दही का एक उसूल है, आयुर्वेदा और नेचुरल साइंसेस कहती हैं कि दही को सूरज ढलने से पहले खाया जाए। और दही इसके पीछे क्या रीजन है वैसे? अच्छा, इसके पीछे डाइजेशन का रीजन है, ठीक है। दूध जिनको सूट करता
होता है वो रात को पिएंगे, ल्यूक वार्म पिएंगे, उसमें हल्दी, काली मिर्च और शहद डालना होगा तो डालेंगे। काली मिर्च भी डाली जा सकती है? काली मिर्च हल्दी के साथ जरूर डाली जा सकती है। और दूध बेहतरीन हो जाता है, यानी जो जिसको हम गोल्डन पावरफुल मिल्क कहते हैं, वो काली मिर्च, हल्दी और इसमें थोड़ा सा जिंजर भी डाला जाता है, तो ये एक गोल्डन मिल्क बन जाता है, बेहतरीन होता है। दही को दिन में खाएंगे, दही को हल्का सा फेंट के उसमें पानी डाल के खाएंगे, अल्कलाइन हो जाएगी, यानी जिनको इन्फ्लेमेशन दही कर जाती है वो अगर पानी के साथ खाएंगे तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। हाँ, उन लोगों को जो कि लैक्टोज टॉलरेट नहीं कर पाते उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती है, लेकिन आजकल अब क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि लैक्टोज क्या है, ठीक है, तो दही में लैक्टोज होता है, दूध से कम होता है, बट दही क्या करेगी आपको इंटरनल हाइड्रेशन के साथ, क्योंकि सर्दियों में हम पानी कम पीते हैं, ठीक है, प्यास नहीं लगती, सर्दियों में स्किन खराब हो जाती है, तो दही आपको अंदर से ल्यूब्रिकेट करेगी। अच्छा, क्योंकि पानी भी कम पीते हो, जैसे कॉफी, इसका इंटेक बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, जहाँ सबसे ज्यादा स्किन की प्रॉब्लम होती है उस इलाके से हमें कॉल भी आई है, मरी से हमारे साथ जनाब कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, इस्माइल साहब हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर साहब कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे डॉक्टर साहब बता दिया। जी इस्माइल भाई, क्या पूछना चाहेंगे ये बताएं। मौसम वहाँ पे आ गई है, मजेदार सर्दी आ गई है मरी में? जी जी माशाल्लाह, बहुत जो है ना सर्दी है, सर्दी यहाँ मैडम खुश्क बहुत ज्यादा है, और मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी ना तकरीबन 10 साल से खुश्की है और मैं मरी में ही रह रहा हूँ, और उसमें गर्म पानी से यहाँ ज्यादा यूज होता है। मैंने मैं डॉक्टर से दवाई वगैरह भी लेता रहा हूँ, काफी तरह से सुधार नहीं हुआ। अच्छा, वैसे आपने किसी डॉक्टर को दिखाया कि जो आपने बताया कि जो खुश्की आपको, वो डॉक्टर उसको क्या बता रहे हैं कि क्या है? जी जी, वो बस कहते हैं वहाँ के पास जाओ, वो एक पुराना शब्द है, वो समझ आ रही है आपको? इस्माइल भाई थोड़ा सा ना फोन से आप बिल्कुल साथ बात करें ना, तो आपकी आवाज थोड़ी सी दब रही है। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ डॉक्टर के पास गया हूँ, उन्होंने शब्द वगैरह मुझे दिए थे। अच्छा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा ना, वो एक शब्द देते थे आप लगाने के बाद वो अरबी देने के लिए खत्म हो जाती है, बहुत प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं ना एक डायबिटीज चेक करवाया, शुगर लेवल चेक। अच्छा, आपने वैसे अपना शुगर लेवल चेक करवाया इस्माइल भाई? जी जी, सब कुछ कराया, सब कुछ कराया। अच्छा ठीक है, मुझे ना जरा डॉक्टर बतूल ये बताएगा कि वाकई जो ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग होते हैं, जहाँ पे वाकई बहुत ज़्यादा मैंने अक्सर देखा है कि उन लोगों के ना रिंकल्स भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, उनके फ्रेकल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, और इनका ताल्लुक भी ऐसे इलाके से ठंडा इलाका है, और तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? अच्छा, एक तो ये कि डाइट में जब ये ठंड आने वाली हो उससे पहले ही विटामिन सी का इस्तेमाल और ओमेगा 369 कैप्सूल फॉर्म में लीजिए, इजीली अवेलेबल है, वो आप बढ़ा दीजिए। अब ये 30 इयर्स एज बताइए ना इन्होंने, तो इनको डबल अमाउंट लेना है विटामिन सी का, डबल अमाउंट लेना है ओमेगा 369 का। जो ये कह रहे हैं कि मेरे सर में खुश्की है बहुत ज़्यादा, बॉडी पर है, उसके लिए इन्होंने जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं होपफुली वो सही होंगी, लेकिन इनको इफेक्ट नहीं दे रही। जब ये करेंगे उससे इफेक्ट आएगा। तीसरा, विटामिन डी का लेवल ज़रूर चेक करा लें। अगर विटामिन डी कम है तो इंजेक्टेबल फॉर्म में लेंगे, इंट्रामस्कुलर, पीना नहीं है। ओके, ठीक है, पीने से सिर्फ मैदा खराब होता है, आपके गुर्दे बैठ जाएंगे, ठीक, क्योंकि विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है, या तो हिप पे लगेगा, ठीक है, हिप पे ही लगेगा, बेसिकली वहाँ पे फैट होता है इतना बड़ा, उसमें जाकर एब्जॉर्प्शन हो जाती है, जैसे ही वो जाएगा वो आपके फंगस को कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। तो और अगर जो लगा रहे हैं टॉपिकली, जो चीज़ें लगा रहे हैं उससे फ़ायदा नहीं हो रहा, तो साथ में कोई एंटी फंगल कैप्सूल ऐड करवा लीजिए, उसका कोर्स कीजिए 6 वीक्स तक के, सर की खुश्की और बॉडी की खुश्की से निजात मिल जाएगी। लग यही रहा है इनकी बातों से कि इनको जो है वो फंगल इन्फेक्शन है, और फंगल इन्फेक्शन सिर्फ लगाने वाली दवाइयों से नहीं ख़त्म हो रहा। एक, इम्यूनिटी बहुत अच्छी कीजिए, विटामिन डी का इस्तेमाल, विटामिन सी का और ओमेगा 369 का। इसके अलावा जो है एक खाने वाली गोली ऐड करा लीजिए, 6 हफ्ते तक के खानी होती है, कोई भी अच्छी सी फ्लूकोनाजोल कैप्सूल ले लीजिए, हर हफ्ते एक खानी है, 6 हफ्ते का कोर्स होगा, इनको इनकी खुश्की से आराम से निजात हो जाएगी। मदिया, जैसे डॉक्टर बतूल बता रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमें देखना है कि ग्रेड क्या है आपकी ड्राइनेस का। एक तो सिंपल ड्राइनेस होती है जिसमें हम स्क्रैच टेस्ट करके देखते हैं आपकी स्किन के ऊपर अगर व्हाइट लाइन बन रही है स्क्रैच करने से, तो दिस इज अ सिंपल ड्राइनेस। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है पैचेस बन रहे हैं या स्किन फ्लेकी होके उतर रही है, तो दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी, जिसमें आपको डॉक्टर को विजिट करना है और दिखा के स्पेसिफिक दवाइयाँ लेनी है।
कुछ रेगुलर स्टेप्स करने से भी आपकी स्किन की ड्राइनेस इंप्रूव हो जाती है। जैसे ये बता रहे हैं कि मरी में रहते हैं, मरी में हार्ड वाटर है, जी जी, ऑलरेडी पानी हार्ड है, हाँ। प्लस सर्दी वहाँ पे ज़्यादा है तो तेज़ गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा है। जब भी आप कभी किसी ऐसे इलाके में रह रहे हो, कोशिश करें कम से कम टाइम बात के लिए इस्तेमाल करें। यानी आप अगर नहाने जा रहे हैं तो कम से कम टाइम में बात लेके निकल आए। बहुत तेज़ गर्म पानी से बात ना लें, यानी ना नहाएं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है वॉशरूम में ना भाप भरते हैं गरम और फिर उसके बाद एंटर होते हैं, तो ये काम ना करें, क्योंकि जितना आप फॉगी करते हैं उसको या भाप भरते हैं, वो स्टीम जो है वो आपकी बॉडी से मॉइस्चर को ले लेती है। प्लस जैसे ही आपने नहा के फ्री हुए हैं तो हल्के कॉटन वाले कपड़े से एक्स्ट्रा वाटर को खाली वाइप ऑफ करें। आप टॉवल, थिक टॉवल लेके पूरा ड्राई ना करें। और अभी आपका जिस्म डैम्प ही है यानी गीला ही है हल्का, तो उसके ऊपर कोई अच्छा मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें, वो आपके मॉइस्चर को लॉक कर देगा। यूरिया आता है, यूरिया 5% भी आता है, 10% भी आता है, डिपेंड ऑन द सीवियरिटी जो है ना। ये इसके लिए तो फिट होगा यूरिया लोशन। बिल्कुल। अब यूरिया 5% जो है वो विटामिन ई के साथ जो है अवेलेबल है, कोई सी अच्छी कंपनी का यूज कर लीजिए। ऑयल ये बहुत इफेक्टिव है सर्दियों के मौसम में। वो लोग जिनको ड्राइनेस के इशू हैं वो डेली एक कैप्सूल डेली भी ले सकते हैं। सही, ठीक है। अच्छा चले, हाँ जी। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे अभी डॉक्टर साइमा बता रही थी कि वेट बॉडी पे लोशन लगाएं, और अगर वो भी बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है तो कोकोनट ऑयल, क्योंकि कोकोनट ऑयल में नेचुरल एंटी फंगल है, तो वो पूरी बॉडी पे थोड़े से ड्रॉप्स लेके वेट बॉडी पे। बकेट बाथ इज वेरी इफेक्टिव। बकेट बाथ इज कि आपने पानी भरा बाल्टी में और उसके अंदर 8 to 10 टीस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल डाल दिया और उससे बात लिया, वो भी आपकी बॉडी को बहुत अच्छा मॉइस्चर देता है। ओके, वाओ, ये भी अच्छी चीज है। अच्छा, और इसके साथ जैसे हम अभी दही के बारे में बात करते हैं, दही भी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल है, तो अगर उसका रोज इस्तेमाल करेंगे खाने में अपने, तो बॉडी में इंटरनली आपकी ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ नेवल ऑयलिंग, ठीक है, आपकी नाक में आपने रोज रात को 3 से 4 कतरे या तो सरसों के तेल के या ऑलिव ऑयल के डालने, तो वो भी आपकी ओवरऑल बॉडी को हाइड्रेट रखेगा। ठीक है, वॉलनट्स की जैसे अभी हम बात कर रहे थे, और जिनको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है वो जिंक की कमी भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। B12, जिंक और विटामिन डी, ये तीनों चीज़ें अपनी बैलेंस रखेंगे, और ये तीनों चीज़ें वॉलनट्स में बहुत अच्छी तरीके से मौजूद है। सोक करके खाना है 3 से 5, हाँ 3 से 5 रोज खाने इस सीजन में। टर्मरिक, हल्दी, अच्छा ये अब फ्रेश हल्दी आ गई है इस वक्त वेजिटेबल वालों के पास। हल्दी को आपने सूप में डालना है, हल्दी को रोज रात को दूध में डालना है, हल्दी को शहद में मिला के सुबह में खाना है। हल्दी का आपने इस्तेमाल दिन में 3 दफा करना है। आप बैक्टीरिया से बचेंगे, आप वायरस से बचेंगे, आपकी बॉडी में नेचुरल हीट प्रोड्यूस होगी हल्दी से। ठीक है, जिंजर सेम वर्क एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड पेन किलर भी है। सर्दियों में बूढ़े जो थोड़े से लोग होते हैं उनकी हड्डियों में बहुत दर्द होता है, हमारे सर में दर्द होता है, मसल्स में दर्द होता है सर्दी की वजह से, तो जिंजर आपने रोज इसी तरह हल्दी में मिला के, चाहे शहद में लेंगे, दूध में लेंगे, जिंजर का कहवा पिएंगे, जो अभी रेसिपी डॉक्टर उमेरा हील ने बताई, दैट वाज अमेजिंग रेसिपी। जिंजर रोज लेना है। एग्स, अंडे, बेहतरीन सोर्स ऑफ ओमेगा 3। संडे हो या मंडे रोज खाओ। मैं कहती हूँ हर इंसान को दिन में सुबह में 3 अंडों से नाश्ता करना चाहिए, बॉईल खाने चाहिए, बॉईल जिसमें जर्दी आप हटा दें। नो, जर्दी के साथ खाने हैं। जर्दी उतनी ही अंडे को एब्जॉर्ब करने के लिए ज़रूरी है, सफ़ेदी एब्जॉर्ब नहीं होगी। फैट होंगे तो जो सफ़ेदी में प्रोटीन है वो फैट के साथ बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे, वरना अंडा अल्लाह ताला बगैर जर्दी के बनाते हैं, तो प्लीज़ जर्दी खाएं। ठीक है, ठीक है। बोन ब्रॉथ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि बोन ब्रॉथ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, स्किन भी अच्छी कर देगा, बाल भी अच्छी कर देगा, फंगस भी ख़त्म करेगा। आलमंड, बादाम खाने भी हैं, बादाम का तेल भी इस्तेमाल करना है, फेस पे भी लगाएंगे, रिंकल्स ख़त्म हो जाएंगे। विटामिन डी है, विटामिन ई है सॉरी, बादाम के तेल में अगर थोड़े से लेमन ड्रॉप्स आप डाल के अपने फेस पे रोज़ लगाएंगे तो एंटी रिंकल्स है। तो विटामिन ई और विटामिन सी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है बादाम और लेमन, राइट। फिश आपने अब इस सीजन में इसका भरपूर इस्तेमाल करें, फिश का सूप भी पिएंगे वेजिटेबल्स के साथ, और फिश खाएंगे भी। वीक में 3 से 4 दफा आपने फिश जरूर खानी है। अफोर्ड नहीं कर सकते, इसका सूप बना लें और पूरी फैमिली पिए फिश का सूप वेजिटेबल्स के साथ। ठीक है। डेट्स, आयरन आपको बहुत अच्छा मिलेगा, और जिनकी बॉडी में आयरन खून सही होगा उसे सर्दी ज्यादा नहीं लगेगी। अच्छा, इसको भी कहते हैं जिससे भी तो कोलेजन भरपूर है। बिल्कुल। और इसके साथ अगर आयरन अपने आप को बूस्टअप करना है, जिनको एनीमिया रहता है, जिनको
जिनको थैलेसीमिया रहता है, जो कि आयरन की टैबलेट्स नहीं खा सकते, वो 3 खजूरों के साथ 7 से 8। थैलेसीमिया तो जिनको है वो तो रहेगा ही। हाँ, लेकिन उनकी जो थैलेसीमिया माइनर है, उनकी बॉडी में फटीक होती है, वो भी आयरन टैबलेट्स नहीं खा सकते। उनके लिए बेहतरीन है खजूर और कड़ी पत्ता। खजूर के साथ कड़ी पत्ता लेंगे और सफ़ेद तिल, इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके आपने दोपहर में खाना है, आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगे। ठीक है। काजू में बेहतरीन जिंक और B12 मौजूद होता है, और जिंक की कमी की वजह से इस मौसम में बाल ड्राई होते हैं, बाल गिरते हैं, फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। तो आपने रोज़ 8 से 10 काजू खाने हैं सुबह में। ठीक है ना। मैं हमेशा ज्यादातर मुझे ना ड्राई फ्रूट के साथ ये भी बताएगा कि कौन से लोग हैं जो नहीं खा सकते। अच्छा, ऐसा है कि कौन से लोग, मुझे नहीं लगता कि वो लोग जो ड्राई फ्रूट नहीं खा सकते, तमाम खा सकते हैं। चिलगोजे में थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है और थोड़ा सा काजू में होता है, लेकिन ये गुड तासीर है। तासीर इसकी गर्म है नहीं, तासीर देखिए, जब मैं पानी में भिगो के खा रही, हम पानी में भिगोने का इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब तासीर गर्म क्यों होती है, वो न्यूट्रिएंट्स अंदर ही रह जाते हैं। रोस्टेड जो नट्स हम इस्तेमाल करते हैं, क्या वो भी अच्छा है? देखें, अगर उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट डला हुआ है तो वो हाई ब्लड प्रेशर वाले नहीं खा सकते। अगर उसको ऑयल में फ्राई किया हुआ है तो ये ट्राइग्लिसराइड बन गया, वो नट नहीं रहा। ठीक है। तो ऑयल यानी कि नॉर्मल जो काजू आते हैं बिल्कुल भिगा के वाइट सफेद काजू। अगर डायरेक्ट कैप्सूल जो है ना, जैसे बेसिक कैप्सूल आता है जिसमें जिंक भी होता है, बायोटिन भी होता है, बिल्कुल, वो इट इज गुड फॉर एक्चुअली द हेयर्स। वेरी गुड, जिंक और बायोटिन का कॉम्बिनेशन वेरी गुड फॉर। नट्स का ये कही थी कि नट्स कौन से पेशेंट्स नहीं खा सकते हैं? नट्स वो जिनको रिसेंटली हेपेटाइटिस डायग्नोज हुआ है वो नहीं ले सकते, जिनको एच पाइलोरी का इशू है वो नहीं खा सकते, और जिनको ई कोलाई की प्रॉब्लम है, जो रिसेंट ट्रैवल करके आते हैं, उनको डायरिया का इशू होता है, ऐसे लोग नट्स नहीं खा सकते। वो सिर्फ ये जब उनके टेस्ट क्लियर आ जाएंगे तभी वो नट्स का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज अगर वो खाएंगे तो फिर वो इरिटेट होगा स्टमक, फिर इंटेस्टाइन इरिटेट होगा और फिर वो साइकिल से निकल नहीं पाते। तो जब तक कि उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आ जाती हैं तब तक के वो नट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, ई कोलाई और एच पाइलोरी के लिए बेहतरीन है पंपकिन सीड्स और सेसमी सीड, इसको भी भिगो के खाएं। मैं बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब तक हम इनको भिगोते हैं, 3 से 4 घंटे भिगोते हैं, ये आपकी एच पाइलोरी को रिलीज होने में, ई कोलाई को रिलीज होने में, इस बैक्टीरिया को बॉडी से बाहर निकलने में मदद देगी। अच्छा, कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से? रहीम यार खान से शहनीला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम मैं बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मोहब्बत है। क्या आप पूछना चाहेंगी शहनीला? वो मेरे बच्चों के सर में ना खुश्की हद से ज्यादा है, इतना है ना जैसे आटा गिरा हुआ सर में। मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा है, देखिए आज ना माएँ ज्यादा कॉल करिए। आपके बच्चे कितने बड़े शहनीला, ये बताएं? एक 8 साल की बच्ची है, अच्छा, 13 साल की है, 15 साल की है, एक 19 साल की है। अच्छा, आपके सब बच्चियों को बालों की प्रॉब्लम है, खुश्की है बालों में बहुत ज्यादा? हाँ जी, तकरीबन 2 बच्चों के साथ में हद से ज्यादा है, बाकी 2 में बस मुनासिब है। चले शनीला मेरी जान, आप शो देखती रहें, ठीक है? मैं इन सब जो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनसे भी, डॉक्टर मेराहिल से भी, इनसे भी पूछूंगी कि क्या सोल्यूशन हो सकता है और आपको कौन कौन से टेस्ट कराने हैं। तो शो मेरा देखते रहें। तब तक इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊँ, हम क्विकली इसको बोर्ड को खत्म करें। ब्लैक पेपर जैसे मैंने कहा थर्मोजेनेसिस होती है, यानी आपको इस मौसम में ठंड से बचाएगी। वो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग कुछ नहीं तो शहद में 1 चुटकी ब्लैक पेपर डाल के रोज रात को खा के सोएंगे, ताकि उनकी बॉडी में वहां पे ठंड से बचाने का मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। मोरिंगा, जिसको हम सेम की फलियां भी कहते हैं, पत्ते से लेके रूट तक और इसके फ्रूट तक, ये बहुत फायदेमंद होती है। इसको सूप में जरूर अपने शामिल करें। इतना B12 मिलेगा और इतना कैल्शियम मिलेगा कि आपको किसी कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने की टैबलेट्स भी अच्छी है इसकी, मोरिंगा टैबलेट्स भी बहुत अच्छी है। पाउडर ही होता है जिसमें पत्तों का पाउडर होता है, आप सफूफ होता है वो खा लें। नहीं तो ये इस वक्त सीजन में बहुत आई हुई, इन फलियों का इस्तेमाल लाजमी करें, ठीक है ना। जौ, मैं हमेशा कहती हूँ गंदम बहुत से लोगों को टॉलरेट नहीं करता, जौ का इस्तेमाल बेहतरीन है। जौ की रोटी खाएं और जौ का दलिया खाएं। इसके साथ है पम्पकिन, ये वाला पम्पकिन आता है, बड़ा वाला कद्दू। बेशक इसकी तासीर ठंडी है, लेकिन ये कैल्शियम बेहतरीन प्रोवाइड करता है और आपकी बॉडी में अगर कुछ भी खाने से एसिड हो रहा है और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसको बेहतर करेगा, ग्लूकोज लेवल को भी बेहतर करेगा। और इसके साथ हो गया दलिया। चले जी, मैं अब लेने जा रही छोटी सी ब्रेक, आप लोग में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक
के बाद आपको एक बार हम फिर से शो में खुश आमदीद कहते हैं, और क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही यही है और आपको पता भी है कि आजकल मौसम हो रहा है चेंज, और मेरी तरह बहुत सारे जो लोग हैं वो बालों के गिरने की बेइंतहा शिकायत कर रहे हैं, और जिनको बालों के गिरने की शिकायत नहीं है उनको शिकायत है बालों में बेइंतहा खुश्की और डैंड्रफ के वाले से। एक कॉलर हमारे साथ थोड़ी देर पहले मौजूद थी और उन्होंने शनीना ने बताया कि उनकी 4 बेटियाँ हैं और चारों बेटियों के बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की है और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सो एक तो मुझे जो चीज़ मुझे आइडिया हुआ कि इनको अपना टॉवल जो है वो सब बच्चियों का डिफरेंट होना चाहिए, कॉम शेयर नहीं होना हाँ चाहिए। कॉम शेयर इनको करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है हो सकता है किसी एक बच्ची को प्रॉब्लम थी और बाकी सब में भी वो आ गई है। एक सामने देखती हूँ कि बालों में ना सर्दियों में हम ये चीज़ भी करते हैं कि गीले बालों को बांध लेते हैं, और गीले बाल जल्दी हमारे ड्राई भी नहीं होते, हम उसको ड्राई भी नहीं करते। तो ये जो सीलन कहते गीले गीले बाल होते हैं, फिर बालों को ढांप भी लेते हैं, कवर कर लेते हैं, उससे कितना ज़्यादा मसला होता है? मसला है ना, अगर बालों को आप गीला रखेंगी तो वो टूटने का जो है ना सोर्स बन जाएगा, फंगस भी तो हो जाता है। तो वो जो है ना सुपर इम्पोज जो इन्फेक्शंस होती है ना उसमें फंगस भी होगा, बैक्टीरियल भी होगा। ये जो लोग रात को बाल धो के सो जाते हैं इनका मुझे जरा बताएं। नहीं वो तो गलत करते हैं, गलत करते हैं। खुश्क बाल जो है ना, मतलब आपकी स्कैल्प जो है ना खुश्क होनी चाहिए, अगर वो गीली होगी तो वो उसमें तो इन्फेक्शन भी होगी। आप जैसे देखें ना, पानी जहाँ पे ठहरा हुआ हो उसकी टिंग होती है पेरीफ्री में, ग्रीन टिंग होती है, दैट इज अ फंगस। वो सुपर इम्पोज गीली चीज पे जो है ना फंगस होना, फंगस ग्रो करता है। अच्छा, और एक अगर हम अपने पिलो केसेस को या कवर्स को सिल्क का इस्तेमाल करें तो वो भी मॉइस्चर को बहुत अच्छा लॉक करता है, बालों को ब्रिटल नहीं होने देता, फिज नहीं आने देता बालों में। ये हमारे बाल तभी जरा खराब होते हैं। फायजा हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक है फायजा? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब से सवाल था कि मुझे है सोराइसिस है मुझे। अच्छा। और मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी मैं ले रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है मेरा इस सोराइसिस में बहुत बड़े बड़े पैचेस हैं, और मतलब एक ऑइंटमेंट भी मुझे बना के दिया, वो भी मैं स्किन पे लगा रही हूँ, लेकिन उससे भी नहीं फर्क पड़ रहा मुझे अभी। तो मुझे ये भी पूछना है कि मैं कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स लूँ डाइट में कि जिससे मेरा ये कम हो जाए पैचेस। बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, स्केली और बालों से ऐसे ड्राइनेस नीचे गिरती है कि इतनी बहुत ज्यादा होती है। डॉक्टर को पता होगा कि सोराइसिस में क्या होता है। तो उसके लिए मैं अभी कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट तो मेरा चल रहा है, और मुझे 18 साल से सोराइसिस है, और अभी जो है मैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है अच्छा, डॉक्टर बतूल पूछे कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या आप ले रही हैं? मैं इंजेक्शन लगवा रही हूँ एम्ब्रल। ओके ठीक है, वो कितने इंजेक्शन दे चुकी हैं? मैं तो 4 साल से बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे हूँ। ओके, तो फिर अब आपको उस ग्रुप को चेंज करने की नीड है, अगर वो आपके लिए इफेक्ट अब जो है NHF भी मुझे डॉक्टर ने ओके ठीक है, वो आपको इफेक्ट देने में 6 हफ्ते से लेकर 3 महीने लगेंगे, और उससे आपकी कंडीशन बेहतर हो जाएगी। मैं अभी आपको एक ऑयल बता देती हूँ, आप बॉडी पे लगाइए, और जिंक का इस्तेमाल अच्छा कीजिए, ओमेगा 369 का, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का, ये तीनों सप्लीमेंट लेने बहुत जरूरी हैं। अलॉन्ग विद विटामिन डी भी। विटामिन डी आपको ऑप्टिमल रखना है, फ्रॉम 80 to 90। मैं समझी नहीं, 80 से 90 पे होना चाहिए आपका विटामिन डी। अच्छा, तो फिर आपको इफेक्ट फील होगा। हाँ अच्छा ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा कुछ दवाइयाँ हैं जो ट्रिगर करती हैं जो है ना सोरियासिस को, जी, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जैसे वोरिन, वोल्ट्रॉल, कोनिस्टॉन वगैरह ये करती हैं। दूसरी मलेरियल एंटी मलेरियल टैबलेट्स जो है ना वो ट्रिगर करती हैं। बीटा ब्लॉकर्स ट्रिगर करता है, जो हार्ट का डिजॉक्सन जो है ना ट्रिगर करता है। और फिक्सोफिनाडिन ग्रुप नहीं खाना, मतलब खारिश के लिए जैसे जो है ना फिक्सोफिनाडिन ग्रुप आता है ना, वो नहीं खाने। एविल नहीं करेगी, एविल ठीक है, सेफ है जो है। दवाइयाँ ज्यादा ट्रिगर करने, खाने में कोई मसला इतना ज्यादा नहीं होता। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूं, ऐसे लोगों को एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स चार्ट अपने पूरे बनवाने चाहिए। इन लोगों की 1-2 सिटिंग्स होती हैं, और इनके कंप्लीट डाइट से वो इंग्रेडिएंट निकाल देते हैं जो इनके गट में इन्फ्लेमेशन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है, ये फ्लेयर अप करती है, ये रुकती है। तो हमें नहीं पता, लेट्स सपोज ये एक बिस्किट पड़ा हुआ है, इसका कौन सा इंग्रेडिएंट इन्हें फ्लेयर अप
करना है तो बाकायदा इनके स्पेसिफिक डाइट प्लान्स बनते हैं। इसके साथ साथ जैसे अभी डॉक्टर बतूल ने कहा कि 80 to 90 ऑप्टिमल लेवल तक रखना है, उसके लिए इनको अपने डॉक्टर की कंसल्ट, जिस इलाके में रहती हैं, मुझे इनका इलाका नहीं पता, या हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशंस ले ले तो हम भी देख लेंगे। कुछ इंजेक्शंस लगवाने पड़ेंगे 6 से 8 और इसके बाद लगवा रही है वो तकरीबन 4 साल से लगवा रही है। अच्छा, अब मैं आपके पास आती हूँ। मैं आपसे भी डॉक्टर आपसे भी जरा जानना चाहूंगी जो उन्होंने प्रॉब्लम शेयर पहली चीज़ सब ने बता दिया, ठीक है, उनका ख्याल रखना से कि सोराइसिस बहुत मुश्किल से ख़त्म होता है। पहली चीज़ स्किन पर ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए, इनको 1 चमचा तेल रोज़ाना पीना है इंटरनल ताकि इनकी स्किन पर ड्राइनेस ख़त्म हो। अब वो कोकोनट, वर्जिन कोकोनट ऑयल हो सकता है, ऑलिव ऑयल हो सकता है, इनमें से कोई सा भी ऑयल पी लें। दूसरा, ये तेल लाजमी पीना है, इनको लाजमी पीना है हर सूरत में। उसके अलावा तेल जो है बेली बटन में, नाफ में डालना है सोते वक्त, नॉस्ट्रिल्स के अंदर डालना है और अपने पैर के तलवों पे लगाना है। ये आपका पूरा सेंटर पॉइंट है, जो अपना बेली बटन होता है, ये 3 जगहों पे तेल इनका लाजमी लगेगा। और जो कड़वा सरसों का तेल होता है, जाम्बे का तेल जो तारा मीरा का, वो लगाएंगी दिन में 1 बार। इचिंग बहुत ज़्यादा होगी, चाहे 10 मिनट बर्दाश्त कर लें, उसके बाद उसको वॉश कर लें। वॉश करके जैसे यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगा लें या कोकोनट ऑयल लगा लें। नहाने के पानी में हमेशा बादाम का तेल या कोकोनट ऑयल डाल के वो नहाएंगी, उसके अलावा नहीं नहाएंगी। गीली बॉडी पे इन्होंने ग्लिसरीन लगानी है ताकि बॉडी का मॉइस्चर लॉक रहे। ये कुछ चीज़ें करनी है। अगर बहुत ज़्यादा ज़ख्म बन रहे हैं, कुछ है, तो आपका जो गंधक होता है, गंधक आंवला साड़ ले लीजिए, उसमें मुर्दार संग मिला लीजिए, वैक्स, बीज वैक्स लेके, और उसका अपना मरहम बनाना है। बीज वैक्स गरम करना है, गंधक आंवला साड़ डाला और उसके अंदर आपने मुर्दार संग डाला, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, बड़ा अच्छा सा एक बाम बन जाता है। और उन जगहों पे सिर्फ लेप करना, रगड़ना नहीं है, तो वो जख्मों को सुखा देगा। सही। अच्छा, क्योंकि आपने ऑयल की बात की और आपने भी कहा कि आप ऐसा ऑयल उनको बनाना बता रही है, तो अच्छा मुझे बताइए, सोराइसिस ये क्या पे एक शख्स से दूसरे शख्स को भी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल ऑटोइम्यून है, ऐसा कुछ भी नहीं, कंटेजियस नहीं होता। अच्छा, सेकेंडली ये कि ये जो ट्रीटमेंट ले रही हैं, शी इज टेकिंग गुड ट्रीटमेंट। जो मेडिसिन ले रही है वो स्पेसिफिक सोराइटिक मार्कर्स को ही टारगेट करते हैं, लेकिन ये जो टैबलेट ले रही हूँ, ये कह रही है मैं 4 साल से इंजेक्शंस भी ले रही हूँ। उस इंजेक्शन देने से पहले कुछ स्पेसिफिक मार्कर्स होते हैं जो कराची के सिर्फ एक ही प्राइवेट बड़े अस्पताल में होते हैं, ठीक है, उससे वो मार्कर करवाने ज़रूरी हैं। जब उन मार्कर्स की रीडिंग आ जाती है तो इस इंजेक्शन का डोज सेट किया जाता है। अब ये हो सकता है ये अंडर डोजेज हो, ठीक है, क्योंकि हम लगाते हैं तो सेकंड में 50% बीमारी सही हो जाती है, थर्ड इंजेक्शन में 70 to 80%, और उसके बाद जो है वो कंप्लायंस डोजेज पे पेशेंट आ जाता है, ठीक है। सोराइसिस का कभी एंड होता है, सही होता है? हाँ, बिल्कुल। अब जो इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, बिल्कुल 4 से 6 इंजेक्शन का डोज होता है, उसके बाद उसी की जो है वो टैबलेट पे पेशेंट कंटिन्यू करता है। Okay. तो द थिंग इज दैट कि वो स्पेसिफिक मार्कर कराने बहुत नेसेसिटी है, वो करवाकर अपनी डोज एडजस्ट करवाइए, क्योंकि ये या तो ये अंडर डोजेज है कि इनको अभी तक फायदा नहीं हुआ है, इनको बहुत सीवियर है बेसिकली। जो मैं ऑयल बता रही हूँ, कोकोनट ऑयल लेना है और अखरोट का तेल लेना है, दोनों को बराबर मिक्स करना है और उसमें बीटा मीथाजोन और सैलिसिलिक एसिड डालना है। लोशन मिलते हैं बने बनाए, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लीजिए, बीटा मीथाजोन और सैलिसिलिक एसिड। 100 ml बादाम का तेल, नारियल का तेल और 100 ml अखरोट का तेल, उसमें 100 ml ही बीटा मीथाजोन और सैलिसिलिक एसिड डालेगा। डाल के अच्छी तरह रख लीजिए, उसको दिन में 3 से 4 मरतबा लगाइए। बॉडी में जो प्लेक्स हैं जिसमें इनको खुजली बहुत होती होगी, उसमें ये सेटल डाउन हो जाएंगे और प्लेक्स खुद ब खुद ईजिली रिमूव हो जाएंगे, और जिस्म के धब्बों को खत्म करने के लिए ये बेस्ट रेमेडी है। इससे निशान तक नहीं रहेंगे। सही, ठीक है। अच्छा, अब हम आ रहे हैं कि बालों के लिए, जैसे अभी हिना कह रही थी, मैं बना रही हूँ बालों के लिए टोनर। बहुत आसान सा टोनर है। मैं लूंगी, सबसे पहले मैंने आधा कप जो है वो पानी गर्म किया है और इसमें मैं डालूंगी पालक के पत्ते, रिच इन आयरन। इसको डालने के बाद हल्का सा सिर्फ हमने सौते करना है, हमें जलाना नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 विटामिन ई की कैप्सूल 400 माइक्रोग्राम की। आप विटामिन ई ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमने निकाल लिया। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच रोजमेरी। लोग कहते हैं रोजमेरी ऑयल भी ऑयल जो है वो बड़ा गेम चेंजर है। यस, बिल्कुल। और मैं कहती हूँ आप घर में बनाइए, ठीक है। और साथ में मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 8 से 10 लौंग, बालों को लंबा करने के लिए बेहतरीन होता है। इसको हमने चलाया इस तरह, और जब ये थोड़ा सा रंग छोड़ने लग जाएगा
पानी के अंदर आपने लिए पालक थोड़ी पालक सी ली है, आपने और उसमें हमने लौंग ली है, डाली लौंग है, डाली है 8 से 10 और रोजमेरी 1 चम्मच, और साथ में आपने विटामिन ई का एक कोई कैप्सूल भी डाला है। हाँ। तो वो जिनके बाल गिर रहे हैं, जिनको फ्रीजीनेस का इशू है, जिनके पास टाइम नहीं है कि वो रोजाना जो है हेयर ड्रायर करें, तो इससे फ्रीजीनेस का इशू खत्म हो जाएगा, बाल गिरना बंद हो जाएंगे, बाल लंबे अच्छे होंगे और डैंड्रफ नहीं होगी बिल्कुल भी। बस ये फिर मैं साइड पे कर दीजिएगा। मैं इधर अपने बालों में लगा बस लूंगी, ये बहुत इतना बाल कलर चेंज हुआ है और फिर हमने इसको निकाल लिया। अब आप इसको स्प्रे बॉटल में रख दीजिए और ये आपका 10 डेज के लिए एनफ होगा। जड़ों से लेकर नीचे तक के आपने लगाना है, स्प्रे करके आप स्ट्रेट करते जाइए, दैट्स इट। सही। अच्छा, रोजीना हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी है रोजीना? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, ठीक। रोजीना क्या पूछना चाहेंगी? जी, वो मेरी एज है 14 है। मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। अच्छा। तो वो मुझे ना थोड़े से प्रॉब्लम है, मेरा यूरिक एसिड का मसला है बहुत ज्यादा, 5.6 5.7 आता है मेरा। तो मैं जरा सा भी एक कुछ लेती हूँ, कोई भी जूसेस वगैरह, तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मेरा यूरिक एसिड। तो इस वजह से मेरा ये कि मेरी विटामिन मैं नहीं ले सकती कोई भी, मेरे सर में पेन है, ब्लड प्रेशर का इशू है मेरा, विटामिन में कोई भी नहीं ले सकती। तो मुझे ये है कि रिंकल्स आ रहे हैं फेस पर बहुत ज्यादा उसकी वजह से, और एज से पहले ड्राइनेस इतनी ज्यादा मेरी स्किन पर, और मैं कोई इतना, मुझे हम जरा लोअर क्लास से हैं तो इतना ज्यादा हम अच्छे डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा सकते। सही। तो कोई बात नहीं, मेरा शौक इसलिए कि दूर बैठे आप देख रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सबसे जबरदस्त पैनलिस्ट को बुलाती हूँ ताकि आप लोग उनसे जो है ना मुस्तफीद हो सके। आप कुछ अच्छा मुझे एक तो यूरिक एसिड के लिए बता दें, ड्रिंकर्स के लिए। अच्छा, मगर अच्छा जूस से जूसेस वैसे भी हाँ मत पिया करें। जूसेस तो वैसे कहते हैं कि आप फल खा लें, पर जूसेस ना पिए। हाँ। अच्छा, ये कह रही हैं कि इनको बेसिकली यूरिक एसिड है, तो जब यूरिक एसिड हाई होता है तो ब्लड प्रेशर का इशू होता ही है। सबसे कॉमनेस्ट रीजन जिस न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से यूरिक एसिड हाई होता है वो है विटामिन सी और विटामिन डी। ठीक है, अब ये जो दो चीजें आपकी कम होंगी, इन दो की क्वांटिटी आपको ट्रिपल करनी पड़ेगी, यूरिक एसिड 4.5 पे वापस आ जाएगा। 3 टाइम हर सूरत में विटामिन सी लेना है और 3000 मिलीग्राम लेना है। ओके। 2000 से लेकर 3000 डिपेंडिंग कि इनका ब्लड प्रेशर किस लेवल पे है। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाती रहेंगी, विटामिन सी बढ़ा दीजिए और विटामिन डी का लेवल जो है वो 50 से 80 कर दीजिए। ठीक है, 50 से 80 के दरमियान रहेगा यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए इनको जमीन के अंदर वाली सब्जियां नहीं खानी है और गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, अभी फिलहाल मुर्गी भी छोड़ दें, 6 हफ्ते परहेज करिए, यूरिक एसिड वापस 4.5 पे आ जाएगा। जो विटामिन सी की क्वांटिटी बढ़ानी है वो फलों के थ्रू बढ़ाइए। इस वक्त जो है वो ग्रेप फ्रूट बहुत अच्छा है, वो लीजिए। मीठे चूसिए, 5 से 6 मीठे रोजाना के लिए काफी है, दोपहर के खाने से पहले वो चूस लीजिए। और जो है मौसम्बी का इस्तेमाल कीजिए। हाँ। जब आप ये विटामिन सी इनको जूस की फॉर्म में बदले। जूस तो फिर आपके सिर्फ शक्कर बन गई। हाँ। ठीक है, 1 गिलास जूस में 6 चम्मच शक्कर है, आपने ऐड नहीं करी है, लेकिन जब वो चल गई मशीन में चल गया तो वो सिर्फ 6 चम्मच चीनी बन गया। तो आपने लेना नहीं है, आपने फाइबर खाना है उसका बेसिकली उसके साथ, ताकि जो है वो यूरिक एसिड को कंट्रोल करे, उसके मैकेनिज्म को कंट्रोल करेगा। अभी हमने यहाँ पे यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं दी, ये सिर्फ 6 हफ्ते करके देखिए। अगर इनका यूरिक एसिड कम होता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो फिर फिजिशियन को दिखाकर यूरिक एसिड कंट्रोल करने की मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। ठीक है। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं, मूली इस सीजन में बहुत अच्छी आ गई है। मूली को काट के सुबह इनको नाश्ते में खानी है, आधा प्लेट मूली, उसमें कैल्टिक सॉल्ट डाल दें क्योंकि उनको ब्लड प्रेशर ऊपर से छिड़क दें और मूली खा लें। और अगर बिल्कुल नहीं खाई जा रही, नहीं चबाई जा रही, तो इतना सा मूली का जूस यानी 1/4 कप, उसमें कैल्टिक सॉल्ट 1 चुटकी डाल के ये पिए। यूरिक एसिड बॉडी से बाहर फ्लश आउट होगा थ्रू योर यूरिन। सही। अच्छा, नेक्स्ट चीज हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं खुश दिल के लिए सिरम। अच्छा। ऐसा सिरम जो इन हैंड मौजूद हो और आप बस लगाएं, आपकी खुश दिल सारी हो जाए। सबसे पहले मैंने नेचुरल एलोवेरा लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था। उसको डालने के बाद हम इसका पानी छान लेंगे। छानने के बाद हमने इसमें शामिल करना है 1 टैबलेट सरदर्द की गोली। ओके। सैलिसिलिक एसिड होता है बेसिकली। ठीक है, और फिर हम इसमें शामिल करेंगे नारियल का तेल 1 चम्मच,
बादाम का तेल 1 चम्मच और अखरोट का तेल। अच्छा, सर दर्द की गोली जो है वो घुलना शुरू हो गई है। बिल्कुल। और लास्ट में मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चुटकी नमक। ओहो, तो नमक छिड़क रही है आप तो यस एग्जैक्टली। लेकिन आपको बिल्कुल जब आप खुश जिल्द पे लगाएंगे तो द थिंग इज दैट के आपने ऑस्मोसिस का मैकेनिज्म समझा हुआ होगा तो अंदर से वाटर रिलीज होना शुरू हो जाता है, आपकी फर्स्ट लेयर पर आता है। जब वो फर्स्ट लेयर जो आपका अंदर वाला वाटर है वो ऊपर आता है तो आपको खुद ब खुद ड्राइनेस से निजात मिल जाती है। और सैलिसिलिक एसिड जो आपकी एक्स्ट्रा खुरदरी स्किन हो रही होती है या आपकी फ्लेकीनेस हो रही होती है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत मददगार होता है। ये हमारा बन गया है। इसको इस तरह की डार्क बॉटल में रखना है। रखने के बाद आपने सारी चीजें मिक्स करने के बाद, और ये डार्क बॉटल जो है ये शीशे की होनी चाहिए। हाँ, शीशे की, बच्चों की खाली सिरप की बॉटल होती है वो आप ले लीजिए। इसको ये रख दीजिए। आप वॉशरूम में भी रख सकते हैं, आजकल टेम्परेचर सही है। आप नहाने के बाद अपने फुल बॉडी पे लगा लिया, चलते फिरते जहाँ जहाँ आपको ड्राइनेस हो रही है वहाँ लगा लीजिए, फौरन रिलीफ मिल जाता है। ओके, क्योंकि खुजली बड़ी हो रही होती है सर्दियों में। नेचुरल इमोलिएंट है। हाँ, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे डॉक्टर साहब, जो स्पेसिफिकली जो चीजें डाली हैं बताइए। एक्चुअली मैं यूरिक एसिड के लिए कह रहा हूँ कि वो अगर उसका 4.5 है या 5.5, ये 6 के बाद ही जो है ना वो कह सकते हैं कि ज्यादा है। अगर आप यूएई में जाएंगी तो वहाँ लोगों को 8 तक जो है ना नॉर्मल कहा जाता है। इतना नहीं है कि जो है ना वो किसी ने कह दिया यार तुम्हारा बड़ा है। हर एक की किट की रेंज होती है, वो जरा जो है ना डॉक्टर से मशवरा करें। ये इतना ज्यादा नहीं है कि जो है ना वो तो यूरिक एसिड, वैसे उसमें ज्यादातर जो है ना ये जो आपके अलग से है, मगर प्रोटीन नहीं खाई जाती। प्रोटीन जिसमें दाल में आ जाती है और मटर में आता है, वो जो है ना यूरिक एसिड के लिए। बाकी रहा सोरियासिस के लिए, सोरियासिस एक इंजेक्शंस भी आते हैं, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी के आते हैं जो 1,20,000 में, जो मुझे पता है एक इंजेक्शन लगती है, वो 8-10 लगाते हैं। उसके बाद जो है ना सोरियासिस आपके नाखून में चले जाते हैं, सोरियासिस आपके सर में चले जाते हैं। तो आप अगर वो इंजेक्शन लगाएंगे तो जो है ना मेरा ख्याल है रिलीफ मिल जाता है, सालों का रिलीफ मिल जाता है। लेकिन डिपेंड करता है वेरी। हाँ, मैंने हर पेशेंट 12 लाख तो ये हर पेशेंट से पूछा जो अफोर्ड कर सकता है। इधर जो क्लिफ्टन में मिलता है वो तो कहता है ठीक है, बाकी जो सदर में मिलता है कहता है जी हमें खाने दो, छोड़ दो इसको जो है। एनीवे वो अवेलेबल है आजकल जो है ना, जो मेडिसिन आई है। मैं तो मेडिसिन की बात करूँगा। आपके स्पेसिफिक जो सोरियाटिक आर्थराइटिस होता है, जो हड्डियों के जो जोड़ों का दर्द होता है सोरियासिस में, उसकी दवा आई हुई है, वो अच्छी इफेक्टिव है सर। सही, ठीक है। अच्छा, हम नेक्स्ट चीज क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं एड़ियाँ फट जाती हैं, खराब हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, उसमें से ब्लड निकलने लग जाता है, या पैर फटने लग जाते हैं नाखूनों के बीच में या ये उंगलियों के बीच में। जरूरी ये शायद कोई आपके बॉडी के अंदर शायद कोई बीमारी है कि जो एड़ियाँ आपके बार-बार फट जाती है? आप इतना ख्याल भी रखें। बेसिकली ये B1, B6, B2 और B12 की कमी से भी होता है। ठीक है। और अगर किसी का इंसुलिन लेवल बहुत हाई है तो आपका गोश्त फटने लग जाता है। ठीक है। तो ये चीजें, और दूसरा विटामिन डी तो होना ही अच्छा चाहिए क्योंकि वो ड्राइनेस को भी कंट्रोल करता है। मुझे ब्रेक पे जाना से पहले जल्दी से बता दें। बस बहुत इजी सी रेसिपी है। कोई भी अच्छी व्हाइट पेट्रोलियम जेली लेनी है, उसमें हमने शामिल करना है 1 कैप्सूल वही दर्द वाली और अखरोट का तेल। अखरोट का तेल, पेट्रोलियम जेली और वो सर दर्द की गोली। सैलिसिलिक एसिड होता है बेसिकली। सबको मिक्स करके इसी तरह रख दीजिए और मुस्तकिल लगाते रहिए, और खास तौर पे रात में लगा के सिलिकॉन वाले आजकल मोजे आए हैं वो पहन लीजिए, तो उससे वो सारी जो कट्स होते हैं वो भर जाते हैं। और बस, और अगर B12 कम है, B6, B2 कम है तो उसका इंटेक ज़रूर कीजिए, या फिर जो है अखरोट थोड़े से खा लीजिए और पंपकिन सीड्स खा लीजिए, सब मिल जाएंगे। अच्छा, आप मुझे बताएं डॉक्टर साहिबा कि क्या वजह है कि अक्सर लोगों को देखने के जो उनकी एड़ियाँ फटने की शिकायत बहुत होती है, वो चाहे जो मर्जी
ख्याल करें, उनको हर 15 से 20 दिन बाद जाके स्पेसिफिकली जाना पड़ता है अपने पेडिक्योर वगैरह कराने के लिए? क्योंकि कॉमन एक हमारा रूटीन ये होती है कि हमें वज़ू कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, पाँव धो रहे हैं, मॉइस्चराइज नहीं करते। अगर हम रेगुलर मॉइस्चराइज ही करना शुरू कर दें तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मॉइस्चराइज़र भी डिफरेंट नौयत के अवेलेबल होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो गर्मियों में आप यूज़ करें वही आपका सर्दियों में भी चलेगा। गर्मियों में आप वाटर बेस्ड इस्तेमाल करते हैं, जेल बेस्ड इस्तेमाल करते हैं, सर्दियों में आपने ऑयल बेस्ड इस्तेमाल करना है या पैराफिन बेस्ड इस्तेमाल करना है। आजकल तो बहुत अच्छे इमोलिएंट्स आते हैं जो मॉइस्चर को लॉक करते हैं, जिसमें वैक्स, बी वैक्स एंड पैराफिन एंड ये चीज़ें शामिल होती हैं जो आपके क्रैक्स को फिलअप कर देते हैं एंड प्लस वो स्किन को स्मूथ आउट कर देते हैं। ठीक है, अब आपकी कंप्लीट होगी, आप आ जाए बैठ जाए जी। अच्छा, मैं ये सोराइसिस का वैसे आपसे भी किया, अगर हम बात करें होम्योपैथी में, तो होम्योपैथी में सोराइसिस का जो है इलाज क्या कंप्लीटली इसको वाइप आउट कर सकते हैं? देखिए ऐसा कुछ नहीं, होम्योपैथिक मेडिसिन का इतना मुझे आइडिया नहीं होता, बट ठीक है होम्योपैथी और कुछ भी हो, सोराइसिस मेरे पास बेशुमार पेशेंट हैं जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक लेके चल रहे हैं। बट अगर आप उसकी केयर करते हैं, अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, अपने स्किन का ख्याल रखते हैं, देखिए बाज़ाहिर लगेगा ख़त्म हो गया, कभी भी वो एकदम से दोबारा रिपीट हो जाता है, कभी भी रिपीट हो जाता है। कितना मैंने पेशेंट देखा है कि यूके में भी रह रहे हैं, यूएस में भी रह रहे हैं, वहाँ तक के पेशेंट जो है कि वहाँ पे कोई कमी नहीं है इलाज की, उसके बावजूद सोराइसिस जो है कभी भी पलट के आता है। तो ज़िंदगी भर आपको अगर ट्रीटमेंट करवा लिया आपने, कितना महंगा करवाया, सस्ता करवाया, ख़त्म हो गया है, आपने केयर नहीं छोड़नी है स्किन को, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। यूके की जैसे आप बात करें, यूके में तो क्योंकि वेदर भी ऐसा, वहाँ एक्जिमा की बच्चों को, छोटे बच्चों को भी स्किन की प्रॉब्लम है। कितना मैंने पेशेंट देखा कि वहाँ से आता है कि मतलब सालों बीत गए, बचपन से बुढ़ापा आ गया, सोराइसिस ख़त्म नहीं हो रहा। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई नेचुरल है, जो कि बिल्कुल जाके उसका बैक्टीरिया जो अंदर से स्किन को सही करता है और उसको ड्राइनेस को ख़त्म करता है। बट जहाँ स्किन पे ड्राइनेस आएगी, जहाँ वेदर चेंज होगा, आपको ड्राइनेस शुरू होगी और वो दोबारा से आपको अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो आपने स्किन पे ड्राइनेस कभी भी नहीं छोड़नी है, आपने ऑयल हमेशा पीते रहना है, ऑयल पीने का कोई नुकसान नहीं, 1 चमचा पीना है, ऑयलिंग करते रहना है, मॉइस्चराइजिंग करते रहना है, ये कुछ चीज़ें। और सबसे बढ़ के इम्यूनिटी को अपने स्ट्रॉन्ग करना, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप हर चीज़ को सर्वाइव कर लेंगे। अच्छा, लेकिन साथ में ये बात भी है ना कि जैसे अगर हमारे नेल्स जो हैं सर्दियों में देखती हूँ कि जी पर्पल होना शुरू हो जाते हैं, इनका रंग बदल जाता है, लिप्स जो है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, बड़ी पपड़ी सी जमने लग जाती है, स्किन भी ड्राई हो जाती है। लेकिन क्या ये सिर्फ ड्राइनेस के बारे से बता रहे हैं कि जी इनको मॉइस्चराइज करना है, या फिर अंदर की भी हेल्थ के वाले से हमें बता रहे थे कि भाई इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है? ऑब्वियसली अंदर की हेल्थ ही बता रहे हैं बेसिकली। अच्छा, आपने सुना होगा कि हम तो पानी हमने डबल कर दिया सर्दियों में, स्टिल मेरे होंठ फट रहे हैं या मेरी एरिया फट रहे हैं। तो द थिंग इज दैट कि आपके वो न्यूट्रिएंट फैक्टर कम है जो कि आपकी बॉडी का वाटर होल्ड नहीं कर पा रहे। ठीक है, इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आपने पानी ज्यादा नहीं पीना, आपने वो चीजें इस्तेमाल करनी है जो आपके पानी को होल्ड करके रखें या ब्लड लेवल में ले जाकर उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर। चलें, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो किचन में होंगी डॉक्टर मेराहिल, कहीं मजा आएगा। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और डॉक्टर मेराहिल अब किचन काउंटर में जा चुकी हुई हैं और उनमें पहली जो चीज़ बनाने जा रही हैं वो क्या है? मॉइस्चराइज़र। इसलिए कि अब डिफरेंट टाइप के मॉइस्चराइजर्स की बात हो रही है और हमें मॉइस्चराइज़र पूरा दिन लगाना है। हम रात की बात अगर करें तेल लगा लें, लेकिन दिन भर हम तेल नहीं लगा सकते। पहली चीज़ नहाने के बाद, जैसे मैंने कहा कि नहाने की बाल्टी भी साइमा ने भी कहा था कि आपने थोड़ा सा तेल थोड़ा सा डालना है। उसमें आप बादाम का तेल ऐड कर सकते हैं, उसमें आप जो है नारियल का तेल ऐड कर सकते हैं, लेकिन नारियल का तेल जम जाएगा ठंडा होने की वजह से। बादाम का तेल सबसे अच्छा है, उसके अलावा ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। लेकिन जो भी पूरी बाल्टी है उसके अंदर 1 चमचा डाल दें। दूसरा, अगर किसी को बहुत स्किन ड्राई होती है, मतलब एक खुश्की आती है, खारिश होती है, तो थोड़ा सा अपने घर में शलजम ज़रूर रखें। उसको जो है ना, उसको हल्का सा बॉयल करके वो शलजम उसके अंदर डाल दें पानी के साथ। शलजम के अंदर विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है, आपके स्किन को बिल्कुल चिकना रखता है वो। और मतलब वो वाली चिकनाई नहीं है, तेल वाली, तो वो आपके स्किन को मॉइस्ट रखेगा, बड़ा अच्छा रहता है ये। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा है कि नहाने के फ़ौरन बाद बॉडी डैम्पन बॉडी होती है, गीली बॉडी है, ग्लिसरीन आपने रखा है। जो पहले ज़माने में ग्लिसरीन, लेमन जूस और रोज़ वाटर मिला के रखते थे, आपने ग्लिसरीन खाली रख लिया रोज़ वाटर के साथ। नहाने के फ़ौरन बाद वही आपने लिया, पूरी बॉडी पे लगा लिया आपने। उसके बाद सिर्फ टॉवल से ऊपर से खुश कर लिया।
ताकि वो जो एब्जॉर्ब होगा, आपका जो मॉइस्चर है वो आपका 24 घंटे के लिए लॉक हो जाएगा। ग्लिसरीन उसको लॉक कर देती है। दो चीज़ें हो गई। अब आपने जो मॉइस्चराइजर है, हाथ धो रहे हैं, वजू कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, मॉइस्चराइजर में कितनी देर बाद चेंज करना होता है? जैसे अगर हम सन ब्लॉक की बात करते हैं तो उसके बारे में कहा जाता है जी आप 4 घंटे के बाद, बल्कि शायद 4 घंटे भी कुछ जगहों पे मैं ज़्यादा बता रही हूँ, दोबारा से लगाएं। ये मॉइस्चराइजर हमने दिन में एक बार लगा लिया, हमें लगता है बस काफ़ी है, तो क्या दिन में एक दफ़ा लगाना काफ़ी है? स्किन खुद आपको बता रही होती है कि मुझे ज़रूरत है। आपके हाथ, अब देखिए बैठे हाथों में खिंचाव आ रहा है, मुंह पे खिंचाव आ रहा है, वाइट वाइट पैच बन रहा है, इसका मतलब आपको फ़ौरन मॉइस्चराइज़र लगाना है। आपने वजू किया है या किचन में काम करते हुए हाथ धोए, थोड़ी सी खुश्की सी फील हो रही है, तो आप उसका इंतजार नहीं करेंगे, आप मुझे रात को लगाना है, कोई ऐसे एंटीबायोटिक नहीं है ये, आपने वहीं पर लिया और फ़ौरन लगा लिया। आपकी स्किन आपको बताती है, आपकी कंडीशन आपको खुद फील होता है कि जी मुझे इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। आपने अपनी दिल की बात सुननी है, ठीक है? अच्छा, उसमें क्या करना है, एलोवेरा जेल लेना है। हम दिन भर के लिए बना रहे हैं तो हम एलोवेरा जेल प्रोसेस लेंगे, प्योर एलोवेरा जेल दिन में नहीं लगा सकते, ठीक है? अब एलोवेरा जेल लिया है, इसके अंदर हम डाल रहे हैं ग्लिसरीन। जैसे एलोवेरा जेल आपने लेके इसके अंदर तकरीबन 1 चमचा एलोवेरा जेल का लिया है और 1 चाय का चमचा, टेबल स्पून एलोवेरा जेल है, टीस्पून ग्लिसरीन है, ठीक है? टीस्पून ग्लिसरीन डाली। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे रोज़ हिप ऑयल। रोज़ ऑयल नहीं है, रोज़ हिप ऑयल है। ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। ये भी 1 टीस्पून डालेंगे। इसमें खुशबू भी होती है, अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा खुशबू ऐड कर सकते हैं, लाइक रोज़ ऑयल ऐड कर सकते हैं। ये आपका मिक्सचर आपका बन गया ज़बरदस्त सा। अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत फ्लेकी हो रही है, बहुत रफ हो रही है, तो इसमें आप विटामिन ई का 1 कैप्सूल ऐड कर देंगे, वरना इसके पास ज़रूरत नहीं होती है। ये आपका मॉइस्चराइज़र बन गया है, आपने इसको देखें लगाया है और इसको आपने सुबह उठ के मुँह हाथ धो के पूरे हाथों पे, मुंह पे लगा लिया, नेक पे लगा लिया। मेकअप से पहले भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। और ये वो मॉइस्चराइज़र है कि आप पूरा दिन घर में लगा सकते हैं, आप इसको मेकअप से पहले लगा सकते हैं, आप दिन भर लगा सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम की वो नहीं है, पाबंदी की जी रात को सोते वक्त ही। ये आपका होममेड मॉइस्चराइज़र है, जो महंगे मॉइस्चराइज़र अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए है, जो कि इजीली बना। जो इसके इंग्रेडिएंट्स है वो महंगी नहीं है? बिल्कुल। अच्छा देखिए, एलोवेरा जेल का कोई मसला नहीं, बहुत सस्ता मिल जाता है। प्रोसेस भी फ्रेश इसलिए मना कर रही हूँ कि हम बाहर भी निकलेंगे धूप में, आप किचन में भी काम करेंगे तो वो टैन कर देगा, ठीक है? तो आपने प्रोसेस लेना है, प्रोसेस बहुत सस्ता मिल जाता है। एलोवेरा जेल कोई महंगा नहीं है। उसके अलावा रोज़ हिप ऑयल थोड़ा सा होता है, अगर आप प्योर ले रहे हैं वो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन उसकी भी क्वांटिटी मिल जाती है। थोड़ा सा डाइल्यूट ले लीजिए या खाली रोज़ ऑयल ले लीजिए। अगर वो भी महंगा है तो सिंपल आपने विटामिन ई ऑयल ऐड करना है, ठीक है? और ग्लिसरीन तो सस्ती होती है, ठीक है? ये बहुत सस्ती चीज़ बता रही हूँ, उसमें कोई महंगा नहीं है। ये आपका मॉइस्चराइज़र बन गया और इसको आपने पूरा दिन लगाना है, पूरी बॉडी पे लगाना है, हाथों पे लाजमी लगाना है कि हाथ बार बार धुलते हैं और जो चीज़ खुली होती है वो ज़्यादा ड्राई होती है। अब आती है बच्चों की बारी। बच्चों की स्किन बड़ी ख़राब हो जाती है। अच्छा, शुरू में तो अच्छे लगते हैं, बड़ी चीक गुलाबी हो रहे हैं, हाँ। वो पहले गुलाबी होते हैं, फिर धब्बे आते हैं, फिर वो काले हो जाते हैं, ठीक है? इसी को फट रहा होती है, स्किन फट रही होती है और रैशेस हो रहे होते हैं बिल्कुल ज़्यादा। शुरू में तो यार कितने गुलाबी गाल हैं, लेकिन वो गुलाबी गाल बेचारे के जो है सर्दी की वजह से हो रहे होते हैं, के हम और भी उनको इरिटेट करते हैं। उसमें हमने फ्रेश क्रीम लेनी है। अच्छा, फ्रेश क्रीम मैं ले रही हूँ पैकेट वाली। अच्छा, जो दूध के ऊपर फ्रेश क्रीम होती है उसमें थोड़ी स्मेल आती है, पैकेट वाली में आपको स्मेल नहीं आएगी, ठीक है? पैकेट वाली फ्रेश क्रीम आपने ले ली तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके अंदर हम डाल रहे हैं कोकोनट ऑयल, ये भी डालेंगे 1 टीस्पून। अच्छा, ये इतनी ज़बरदस्त क्रीम है, ये समझ लें कि मैं सदियाँ कह रही हूँ, सालों से तो मैं बना रही हूँ और इसको लोग बना के रखते भी हैं, इसको सेल भी करते हैं और ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि इसका कोई मतलब मुकाबला नहीं है। अच्छा, इसमें जो है हल्दी डालेंगे, आपने आंबा हल्दी भी डाल सकते हैं, नहीं तो जस्ट 1 पिंच आपने हल्दी डालनी है। और अगर आंबा हल्दी और नॉर्मल हल्दी में क्या? नॉर्मल हल्दी खाने वाली होती है, आंबा हल्दी मैंगो जिंजर जिसे कहते हैं वो आपके स्किन के लिए होती है, आपके अच्छा वो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, लेकिन स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है? वो कॉम्बिनेशन मतलब उसको जो बनाया जाता है या जो उगती है तो वो 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, मैंगो जिंजर कहा जाता है, उसमें आम की सी खुशबू आती है और ये प्योर हल्दी होती है। अच्छा, ये जो डाला है हमने, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, तो इसमें से 1 रेशा इसके अंदर आप ज़ाफ़रान का डाल दें, जस्ट 1, और ये आपकी क्रीम तैयार हो गई। इसमें नहीं आती बट फिर भी मैं खुशबू के लिए लाइक आप इसमें अंदर लेवेंडर ऑयल डाल सकते हैं, आप इसके अंदर टी ट्री ऑयल डाल सकते हैं। ये दोनों ऑयल ऐसे हैं जो कि आपकी स्किन को मतलब बचा के रखेंगे बहुत सारे इन्फेक्शन से, बहुत सारी चीज़ें। 1 या 2 कतरे बस आपने बस खुशबू के लिए। अच्छा, ये वो क्रीम है जो आप दिन भर लगा सकते हैं। मैं कहती हूँ कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चियाँ कॉलेज जा रही हैं, तब भी इसको लगा के जा सकते हैं। और जब आप इस क्रीम के आदी हो जाएंगे ना,
तो इसके बाद आपको आदत मतलब कोई और चीज़ अच्छी लगेगी नहीं। ये बहुत ज़बरदस्त क्रीम है। अच्छा होता है कि स्किन जब ड्राई होती है तो आप देखेंगे बच्चों के हाथों में बारीक बारीक अनइवन सी स्किन हो जाती है, वो कहते हैं जैसे इनग्रोन हेयर टाइप की। तो यहाँ से बारीक बारीक पूरे हाथ पे धब्बे धब्बे होते हैं, बारीक बारीक काले काले डॉट्स होते हैं, वो ड्राइनेस की वजह से होते हैं। ये वो क्रीम है जो खास मैं बच्चों को हमेशा बना के देती हूँ। मेरे बच्चे इसी से लगा लगा के बड़े हुए हैं और ये बच्चों को जरूर इस्तेमाल करवाएं। अच्छा, मैं वो जो हमारी आज इतनी कॉलेज में देख रही कि पहले के 1 घंटे में हमारे जितने भी कॉलेज थे वो यही बात कर रहे थे कि सर में खुश्की, सर में खुश्की, बाल गिर रहे हैं खुश्की, उसका मैं जरा कुछ बताएं। बिल्कुल उसी के ऊपर आ रही हूँ, सर की खुश्की के लिए और जो बाल गिर रहे हैं। पहली चीज़ आपने ऑयलिंग मस्ट करनी है। डॉक्टर साहब ने इतनी डिटेल से बताया, सबको सबने बताया बतूल ने कि आपने गर्म पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, गीले बालों को कतन नहीं बांधना। कितनी सर्दी है, आपने गीले बालों को नहीं बांधना है, आपने बालों को ड्राई करना है। अब क्या होता है कि एक ये हमारा योगा की एक्सरसाइज है, दोनों नेल्स को, ये एक पॉइंट है, इससे आपका हेयर फॉल बहुत जल्दी रुकता है। अच्छा, कहते हैं इससे कोई ऐसी रेस निकलती है, ये जो है ना, देखिए क्या है आप बेसिकली जो ब्रेन में रिप्रेजेंटेशन होती है ना वो अपसाइड डाउन होती है। तो जब आप इसको रगड़ रहे हैं तो आपकी फर्स्ट लेयर जो लेयर होती हैं ब्रेन की, वो सेकंड और थर्ड वो स्टिमुलेट होती हैं। जब वो स्टिमुलेट होती हैं तो आपके सारे सेंटर्स को स्टिमुलेट करती हैं, और जब सारे सेंटर्स स्टिमुलेट होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो आपके बाल हेयर फॉल फौरन रुक जाता है। और इसमें थोड़ा सा ये कि ये जब हम कोई भी चीज ट्रम्बल करते हैं, जर्क करते हैं, तो स्ट्रेस रिलीज होता है। तो जो कॉर्टिसोल है हमारी बॉडी का, वो इससे बहुत एक आवाज आ रही है, एक जर्किंग आप पोजीशन में है, तो ये आपका कॉर्टिसोल रिलीज करेगा, तो अल्टीमेटली बाल रेगुलर। और फिर जब योगा के डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट्स होते हैं, जैसे अब यहाँ कहते हैं सर दर्द का ये पॉइंट है, आपके लंग्स का ये पॉइंट है, हार्ट का ये, तो इस तरह से आपके जो बालों की ड्राइनेस के लिए, हेयर फॉल के लिए ये एक मैंने याद किया था मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए, वो था इसको उंगली को ड्राई करके ना बंद कर लिया अभी का। अब वो मुझे याद करते वो भी भूल गई अभी ऑन एयर। अच्छा, दूसरे हाथ को इसको यूं करके आप इसको दबाना होता है तो कहते हैं आपका आपके जो मेटाबॉलिज्म में काफी वो फास्ट होता है। दूसरी चीज़ ये कि हम बहुत सारी चीज़ें तो कर रहे हैं, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए। हम पहले चंपियाँ होती थी, मसाज होता था, अब इतना नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, फिंगर टिप्स के साथ खाली फिंगर, कुछ नहीं। अब तो अम्माओं के पास टाइम नहीं ना, पहले अम्मा रात को बच्चे लेके बैठती थी, चलाओ मैं तुम्हारे बालों की चंपी करूं, अब अम्मा कहती हट जा मेरे ड्रामे का टाइम हो गया है। अब तो अम्मा के पास भी टाइम नहीं, बच्चे के हाथ में भी मोबाइल या कुछ ना कुछ है। लेकिन आपने करना क्या, सिंपल आपने बैठे और अपने फिंगर टिप से अपने बालों का मसाज शुरू कर दें, स्कैल्प का, सिर्फ नाखून नहीं लगना है, फिंगर टिप्स के साथ। और जब आप मसाज शुरू करेंगे तो 4 से 5 मिनट, ज्यादा नहीं होगा, 4 से 5 मिनट की उंगलियां चिकनी हो जाएंगी, आपने छोड़ देना है। आप इसको आजमा लीजिए, मैं बड़ा गारंटी के साथ कह रही होती कि 1 हफ्ते में डैंड्रफ खत्म होती है। अच्छा, एक चीज मैं ऐड कर दूं, जो खारिश करते हैं ना लोग कहीं भी, वो नाखून से जब करते हैं तो नाखून स्किन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, मतलब अंदर की पॉइंट्स जो है ना निकल आती हैं, वो हमेशा सेंसिटिव रहती है और आपको हमेशा खारिश की फीलिंग होती है। तो वो करने से वो जिंदगी भर, उसको हम एलएसी कहते हैं, वो जिंदगी भर आपका रोग बन जाता है। तो कहीं भी नाखून से खारिश करना जो है इट इज हार्मफुल। सही, तभी वो मना कहते हैं जब इवन की प्रेगनेंसी में भी जब आपकी बॉडी में आप जाते हैं। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहिए थी, ये जो साहिबा ने कॉल करी थी जिनके हर साइज के 18 ईयर्स से लेकर 16 ईयर्स और फिर नीचे 7 ईयर्स, तो आजकल इस मौसम में और आगे जितनी सर्दी आ रही है, नीम का तेल बेहतरीन होता है फंगस को ख़त्म करने। आप कितने ही कोनाजोल शैम्पू यूज़ कर लीजिए, बच्चों में या बड़ों में इस्तेमाल करा लीजिए, वंस इन अ वीक नीम का तेल ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, सर में लगाइए जड़ों में अच्छी तरह, और फिर उसे 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद वॉश कर लीजिए। भले कोनाजोल किसी भी कीटोकोनाजोल शैम्पू से वॉश कर लीजिए, क्योंकि अगर कोनाजोल शैम्पू से आपको फ़ायदा नहीं होता तो नीम के तेल से ज़रूर होता है। इन केस नीम के तेल से भी फ़ायदा ना हो और आपको लगे कि थर्ड लेयर, जैसे आज आपने इस्तेमाल किया और आपको लगे कल वापस आ रही है, क्योंकि उनकी शिकायत ये थी कि आटे जैसी खुश्की है, ठीक है, तो आटे जैसी खुश्की इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। तो अगर उससे भी फ़ायदा नहीं होता तो ग्लाइकोलिक एसिड टोनर मिलते हैं आजकल, जो कि नीम के तेल के साथ आ रहे हैं।
वो ज़रूर इस्तेमाल कराइए। सिर्फ टोनर है, आपने जड़ों में खोल खोल के लगाना है, में, हाँ। लगा लिया आपने, हाफ एन आवर रखना है और उसके बाद जो है आपने उसको वॉश कर लेना है। सही। तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक के तो खुश्की दोबारा वापस नहीं आती। यूज करते रहना है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस। हाँ, वो भी एज वाइज या जैसे आपका बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा हो। जैसे आप देखें कि वापस आ रहा है तो सिर्फ आपने वो टोनर लगा दिया नीम के तेल के साथ और फिर उसे वॉश करा दिया। सही। अच्छा, हम नेक्स्ट चीज क्या बनाने जा रहे हैं? हम डैंड्रफ की बात करें उसके लिए हमने लिए बादाम की खली। और जैसे बादाम का तेल निकाल के जो उसका भूसा बचता है उसको बादाम की खली, ठीक है, ये बड़ी ज़बरदस्त। सरसों की खली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बादाम की खली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हेयर ग्रोथ के लिए भी होती है और डैंड्रफ के लिए भी। बादाम की खली हमने लिए 1 स्पून। इसमें ब्राउन शुगर हम ऐड कर रहे हैं 1 स्पून, ठीक है। इसके बाद इसमें अंदर 1 चमचा ही हम ऐड करेंगे दही। ये हमारा इस तरह का हेयर स्क्रब बन रहा है और इसके अंदर 3 चीज़ों को मिक्स किया आपने। और चौथी चीज़ हम डाल रहे हैं रोजमेरी ऑयल। कितने ड्रॉप्स होने चाहिए ये? तकरीबन ये 8 से 10 कतरे डालें। इसका कोई ज़्यादा अगर हो जाए तो नुकसान नहीं है। अच्छा, इसको आपने मिक्स करके रखना नहीं है, इसको आपने फ़ौरन लगाना है। बादाम की खली का जैसे पाउडर बना लेंगे तो जैसे, और इसको आपने बनाया उसी वक्त और पूरी जड़ों में लगा के उसको हल्के 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 हाथ से मसाज किया। हाँ। थोड़ा सा आपको ग्रैनुलर सा दाना सा फील होगा। जब आप मसाज करना शुरू करेंगे वो दाना दाना आपको फील होगा, वो आपकी पूरी डैंड्रफ को रिमूव कर देगा। ओके। इसको इसको मसाज करना है। देन उसके बाद आपने जो भी सल्फेट फ्री शैम्पू है वो इस्तेमाल करना है। शैम्पू करने के बाद 1 कतरा, जस्ट 1 ड्रॉप जो है आपने जोजोबा ऑयल ले लिया या ऑलिव ऑयल ले लिया या आपका जो भी तेल घर में मौजूद है, जस्ट 1 से 2 कतरे लेके उंगली पे यूँ चिकनी, सिर्फ उंगलियां चिकनी करनी है, बहुत ज़रा सी, और उसको पूरी जड़ों में लगा दें। अच्छा, मुझे बताएं, पहले ज़माने में लोग बताते हैं हम तो अपने बाल लस्सी से धोते थे, हमारे बाल बहुत लंबे थे, हम तो अपने बालों में बेसन लगाते थे, हमारे बाल बहुत अच्छे थे। ये लस्सी बेसन वाला, क्योंकि भी आपने दही उसमें डाले स्क्रब में, तो मेरे दिल में फौरन से वो बात आई, क्यों लोग लस्सी के बाल धोते थे? एसिडिक उसका लेवल होता है, एसिडिक साइड होती है लस्सी की, तो वो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसका एसिडिक लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से उसमें चमक आ जाती है और बाल गिरना रुक जाता है। इसलिए कि बालों के लिए तभी कहा जाता है कि आपने विनेगर से वॉश करना है, लेमन जूस के साथ वॉश करना है, स्प्रे करना है, तो वो बालों की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। उसका पीएच लेवल जो है एसिडिक साइड पे रखे। तो लस्सी जो है इसी वजह से इस्तेमाल करते थे। लस्सी का जो पानी, दही का जो पानी होता है, उससे वॉश क्या करने की वजह है कि आपने थोड़ा सा पानी निकाला, पानी सिंपल पानी में मिलाया, उससे वॉश कर लिया, तो वो उसका जो पीएच लेवल है उसको उस रेंज पे ले आया जो बालों की नीड है, मतलब उसको एसिडिक लेवल पे ले आया, तो उससे आपका बाल गिरना भी रुक जाएगा, डैंड्रफ भी नहीं बनेगी और बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी। और बेसन जो है वो है आपका ऑयल कंट्रोल करता है, आपकी जो डैंड्रफ हो जाती है या सीबम बहुत निकल रहा होता है। जब आप बेसन से बाल धोते थे उस वक्त बहुत ज्यादा केमिकल्स नहीं होते थे, नेचुरल लोग थे, नेचुरल चीजें थी। जब आप बेसन से बाल धोते थे तो आपका बाल का जो ऑयल है वो ड्राई हो जाया करता था, आपके बालों का मसाज बड़ा अच्छा हो रहा है, स्कैल्प का मसाज बहुत अच्छा हो रहा है, उससे आपका ऑयल भी खत्म हो रहा है, स्मेल भी खत्म हो रही है, डैंड्रफ भी खत्म हो रही है और आपका ऑयल कंट्रोल होकर बालों को ताकत दे रहा है। सही। अच्छा, अब नेक्स्ट दूसरी जो चीज़ है, आखिरी जो चीज़ हम बना रहे हैं वो एक हम ऐसा, जैसे अभी बतूल ने बड़ा प्यारा सा टोनर बनाया बालों का, और वो बालों के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं कि अच्छा, टोनर में था सर दर्द की गोली? अच्छा, टोनर के साथ साथ सर का दर्द भी ठीक हो जाता है। अच्छा, इसमें हमने चावल का पानी लिया। हाँ। चावल का पानी 2 तरह का होता है, एक कच्चे चावल भिगो के उसका पानी निकालते, एक उबले हुए पानी का चावल का पानी निकालते। दोनों की तासीर डिफरेंट होती है, दोनों अलग अलग रिजल्ट देते हैं, ठीक है। हम इसमें कच्चे चावल का पानी ले रहे हैं। आपने पानी को एक दफा चावल को धोया सादे पानी से और थोड़ा सा गर्म पानी में चावल को भिगो दिया, ठंडे पानी में, थोड़ा सा नीम गर्म पानी में, पूरी रात भीगा रहेगा, कम से कम 2 घंटे भीगा रहेगा। उसके बाद वो पानी आपने निकाल लेना है, उसमें कोई स्टार्च कुछ भी चीज़ नहीं आती है, लेकिन ये पानी जो है उसकी सारे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर आ जाते हैं। इस पानी को आपने निकालना है, इसमें आपने डालना है, जैसे आपने आधा कप पानी निकाला, उसके अंदर आपने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब जोजोबा ऑयल डाल दिया। जोजोबा ऑयल आपने इसके अंदर डाला है और इसके साथ आपने जोजोबा ऑयल ऐड कर दिया इसके अंदर, और इसके बाद इसके अंदर आपने तकरीबन जो है आधा चमचा ग्लिसरीन ऐड कर दिए। ये आपका लिवॉन सीरम टाइप का बन जाएगा। जैसे कि बाल आप देखेंगे, जैसे कहते हैं ना स्टैटिक करंट आ रहा होता है, बाल खड़े हुए आपके कपड़ों से चिपक रहे हैं, और कोई यहाँ पे जा रहा है, कोई यहाँ पे जा रहा है। आपने नहाने के बाद, शैम्पू करने के बाद ड्राई हो गए बाल, जस्ट आपने इसको लिया,
सीरम की तरह, या इसको स्प्रे कर लें या इसको हाथ से लेके इस तरह से लगा। क्योंकि देखिए उम्मीद मैंने देखा अब तो अच्छा आपने तो अपने बालों में फौरन लगा लिया ना, इतनी अच्छी चीज़ बनाई तो मैं लगा ही लूँ उसको ताकि मेरे बाल शाम तक सही रहे। शाम तक सही रहे। अच्छा मुझे उम्मीद ये बताइएगा, क्योंकि देखिए अब तो वो चीज़ नहीं है कि जैसे अगर मैं शो में आई तो मैं अपने बाल जो है वो ब्लो ड्राई कर रही हूँ। आम मैंने खवातीन को भी देखा है कि वो भी स्पेसिफिकली अपने बाल रोज ब्लो ड्राई करती हैं। बच्चियाँ तो स्कूल जो जा रही होती हैं वो बाल स्ट्रेट करी थी। कॉलेज के टाइम में हमें भी मौत पड़ी होती थी, हम भी बाल स्ट्रेट करते थे। तो उस वक्त आइडिया नहीं होता था कि हम क्या नुकसान कर रहे हैं अपने बालों के लिए ना। तो मतलब ये लीव ऑन मास्क थोड़े से डैमेज से हमें बचा सके। बिल्कुल, देखिए जैसे आजकल डिफरेंट टाइप के क्रीम्स और ये आ गए स्प्रे जो अपना हीट प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। बालों को लगाया जाता है डाई से पहले भी और आपके ब्लो ड्राई से पहले हीट प्रोटेक्शन आपके स्प्रे या क्रीम लगाई जाती है और लगाने चाहिए। हम लोग बहुत से लोग नहीं लगाते। प्यूरिफाई का मास्क होता है वो जो है ना ऐसे जैसे बता रही हूँ। अच्छा, इसी में आप चंद कतरे आप एलोवेरा जेल के भी डाल दें, ठीक है, और आपका ये हीट प्रोटेक्शन भी बन जाएगी। आपने इसको लगाया, उसके बाद आप ब्लो ड्राई करें, आप आयरन करें, जो दिल चाहे करें। अच्छा मेरा बचाएगा। सीरियस सवाल हो सकता है, मेरे सवाल से आप लोग डर भी जाएं। ये जो रंग बिरंगे शैम्पू, हमारे हर महीने शैम्पू चेंज रहता है, वो हमारे बालों के लिए कितना हम जो बालों को बार बार शौक दे रहे हैं। हमने एक महीने बालों को एक शैम्पू से किया, वाकिफ किया, अभी इसकी अंडरस्टैंडिंग उसी होने डेवलप होना शुरू होती है, हम उसकी बात खत्म करके कहीं और जोड़ देते हैं उसका रिश्ता। डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है आपको समझ आ गई मैं क्या सवाल कर रही हूँ। डॉक्टर साहब ये रंग बिरंगे शैम्पू क्या सही है हमारे बालों के लिए? एक्चुअली सपोज करो जो है ना उसमें ऐसे केमिकल पड़ रहे जो आपको क्लीन तो उसी वक्त कर देंगे, मगर फिर जो है ना जो कार्टेक्स है बाल की उसको डैमेज करेंगे, फिर वो गिरना शुरू हो जाएगा। जो वो जो है ना सिंपल जो बाल शैम्पू होते हैं ना, जो शैम्पू बेस्ड है वो करना बेहतरीन है, बजाय इसके कि जो है ना जैसे आप रंग बिरंगी कह रही है। रंग बिरंगी मतलब आज ये शैम्पू कल वो शैम्पू, मतलब आज इस महीने ये शैम्पू नेक्स्ट महीने और शैम्पू, क्योंकि लोग कहते हैं भी मेरे बालों को तो बहुत सूट किया, तुम भी ना वो सफेद रंग वाले शैम्पू ले आओ। द थिंग इज दैट कि आजकल लोग परचेजिंग करते हैं खुशबू सूंघ के, कलर देखकर, लेकिन एड्स देखकर। इवन अगर आप आंवला, रीठा, सीकाकाई भी यूज करते हैं तो उसको भी जो आप यूज कर रहे हैं वो भी आपकी एक लिमिट। शैम्पू हमेशा मौसम के लिहाज से होते हैं और आपकी इनर हेल्थ के लिहाज से होते हैं। अगर आपको नज़ला, खांसी, बुखार हुआ है तो उस वक्त आपको उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा सीकाकाई नहीं डालना, ठीक है, या रीठा नहीं डालना। आंवला ठंडा होता है, आंवला ठंडा होता है, आप वो नहीं यूज़ कर सकते। आपको उससे भी ज़्यादा न्यूट्रल पीएच पे जाकर शैम्पू यूज़ करना या डाइल्यूट करके कीजिए। तो नेचुरल चीज़ भी जो होती है, तो फिर ये तो बहुत सारे केमिकल बेस्ड शैम्पू है ना, तो आपको कितना डैमेज कराएंगे, जस्ट इमेजिन, ठीक है। लेकिन तो आपकी इनर हेल्थ के लिहाज से होता है और आपके बालों की कंडीशन के लिहाज से। आपने कहा कि आप डराएंगे, लेकिन आपसे ज्यादा मैं डरा देती हूँ कि आप सिर्फ बालों की बात करें। जो शैम्पू हम इस्तेमाल करते हैं ये बाल से ज्यादा आपके इंटरनल बॉडी को, ऑर्गन्स को डैमेज करता है। आप जो है ना बाल जब धो रहे हैं, हम आजकल शावर सिस्टम आ गया, खड़े होकर बाल शावर करें, आपकी बॉडी से शैम्पू होके जा रहा है, वो सिर्फ जा नहीं रहा, आपके जितने पोर्स है उसके अंदर वो जो केमिकल है बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। प्रेगनेंसी के अंदर ये बहुत खतरनाक है। आजकल इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ गई है, लिवर डैमेजेस, किडनी डैमेजेस बढ़ चुके हैं। तो ये जो आपके केमिकल्स बॉडी के अंदर जा रहे होते हैं, सालाना आप देखें कई मतलब 1000 पाउंड्स के हिसाब से जो है ना वो बॉडी के अंदर केमिकल जा रहा है। तो ये बॉडी आपके सिर्फ बालों को डैमेज नहीं कर रहा है, जो स्किन एलर्जीज हो रही हैं, आपकी जो एक्जिमा हो रहे हैं, सोराइसिस हो रहे हैं, बहुत सारे अर्टिकेरिया हो रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, तो वो इन केमिकल्स की वजह से आ रही हैं। तो मैं लोग इसलिए सल्फेट फ्री जो शैम्पू, सल्फेट फ्री देखिए SLS जो है सोडियम लॉरियल सल्फेट, ये बेस है मोस्टली शैम्पूज एंड वॉशेस का। ये सबसे ज़्यादा कार्सिनोजेनिक खतरनाक है, जो कैंसर कॉज करता है। आजकल कैंसर का रेशो देखा है आप कहते हैं यार सही कह रही है। बहुत सारे शैम्पूज में पैराबेन एंड सल्फेट्स होते हैं, ये सब जब स्किन पे जाके अटैच होते हैं तो फ्री रेडिकल्स क्रिएट करते हैं और स्किन को डैमेज करते हैं, जिससे हमारी ये सोराइसिस, एक्जिमा, केराटोसिस, ये वाली सारी स्किन की डिजीजेस एग्रीवेट हो जाती है। क्योंकि डॉक्टर साहब अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा तो लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, मैं तो सब चीजें करी, डाइट भी करती हूँ, मैंने तो कभी प्लास्टिक में खाना भी नहीं खाया, मैंने तो कभी माइक्रोवेव ओवन में खाना भी गर्म नहीं किया, लेकिन स्टिल उनको कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़ा सा हाँ, मैं आती हूँ चार में हाथ से मेरा, क्योंकि मैं अभी कंप्लीट हो गई। आखिरी चीज एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, ये लाजमी पीना चाहिए, चाहे आपको स्किन एलर्जीज हो, स्किन ड्राइनेस हो या कुछ और चीज हो। क्या है दोबारा दिखा दें? एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव, मतलब आपने वर्जिन ऑलिव ऑयल लेना है, बट ये लाजमी पीना चाहिए और पीने के साथ नाक के अंदर एक एक कतरा रात को सोते हुए डालना है। दोबारा बता रही हूँ, बेली बटन में लाजमी ड्रॉपर से डाल के भर देना, उसके ऊपर कॉटन रख दें, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है।
सोने से पहले पैरों को वॉश करके तलवों के ऊपर रिफ्लेक्स जोन होता है, पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा विद इन सेकेंड्स। यहाँ पे तलवों पे तेल लगा के सोना चाहिए, इंशाल्लाह कभी ड्राइनेस नहीं होगी और बहुत सारी चीज़ों से आप महफूज रहेंगे। सही, आ जाए मैं आपकी कंप्लीट हो गई। आप आज आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, मैं ये कह रही थी कि देखिए हर चीज़ जो हम अपनी स्किन पे लगाते हैं, चाहे वो मॉइस्चराइजर हो, शैम्पू हो या कोई भी टोनर हो जिसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा है, पैराबेन बहुत ज़्यादा है, वो आपको कैंसर कहीं ना कहीं कॉज करेगा, क्योंकि स्किन में जो लगाते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जिस तरीके से हम यहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ें बताते हैं जो कि आपके किचन में ईजीली अवेलेबल हैं, तो जिनको अच्छे ब्रांड की अफोर्डेबिलिटी नहीं है वो लोकल ब्रांड्स को और उन ब्रांड्स को बिल्कुल ना लें इश्तेहारात देख के, क्योंकि वो उनकी अल्टीमेट लिवर और किडनी को डैमेज कर रहा है। घर में अफोर्डेबिलिटी है बट वो ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल की तरफ आए, बेस्ट थिंग्स हैं। तो जो आजकल तो ऑर्गेनिक, भैया आजकल ऑर्गेनिक ज्यादा महंगा हो गया। आप वो तमाम रेस्टोरेंट जहाँ पे ऑर्गेनिक चीजें दस्तयाब हैं वो ज्यादा महंगे रेस्टोरेंट है। लेकिन भाई एक चीज जो है कि आपने अपनी स्किन का इलाज करना हो, आपने अपने बालों की स्कैल्प का इलाज करना हो, तो सिर्फ ये नहीं कि ज़ाहिरी जो चीज़ आपको नज़र बाहर से ऊपर से इलाज करना है, आपकी जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक चीज़ जो मैंने देखी कि एक तो मॉइस्चराइज करना, हमें पता होता है बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि जी स्किन केयर का हिस्सा है, लेकिन हम कर नहीं रहे होते हैं। बट अगर आप चाहते हैं भाई कि आपके बाल भी रहें, लेकिन फिर भी बाल पड़ेंगे। अच्छा चलें, अगली दफा बाल इतने लंबे कर लीजिएगा। ये रपंजल से बाल मेरे कैसे होंगे? नहीं, मेरे बाल लंबे हो गए माशाल्लाह। आपके तो माशाल्लाह घने भी है वो में। तो ये कि आपका ख्याल रखना है। आप जितना ख्याल रखेंगे, ख्याल रखने का मतलब ये नहीं कि बहुत महंगा ब्रांड ही लेना है। आप ख्याल रखने में सबसे पहली चीज आती है डाइट, दूसरा आता है आपका लाइफ स्टाइल। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिस्तर पे लेट के खाते रहने से आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी, तो लाइफ स्टाइल चेंज करना सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है आपकी जो जरूरत है खाना पीना, विटामिन्स या जो चीजें लगाने की, फिर जाके वो आपको रिजल्ट देंगे। सही। और एक चीज और छोटी सी, ऑर्गेनिक की आपने बात की थी, ऑर्गेनिक कहने से जो ऑर्गेनिक नहीं होता उसको जरूर चेक करें। अब तो केमिकल अंदर होता है, बाहर लिखा था ऑर्गेनिक, तो ये चेक करना जरूरी है। हाय, किसी दिन इस पे भी हम शो करेंगे कि आपको पहचान कैसे है कि ये असल में ऑर्गेनिक है या नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गोपीचंद हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर साइमा, डॉक्टर बतूल हिना हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर मेरा हमारे साथ मौजूद थे। एंड आई एम श्योर कि आज के शो से आप लोगों की काफ़ी मुश्किलात, काफ़ी नहीं तो कुछ तो मुश्किलात आपकी हल हुई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी बशर्ते की ज़िंदगी। अल्लाह हाफ़िज़।